कुछ साथी आ जाएं, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। क्योंकि गोंडवाना दर्शन के ग्रुप से मैं पहले जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए कुछ तकनीकी दिक्कतें हुई और उन तकनीकी दिक्कतों के कारण थोड़ा सा समय लग गया। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनयशील है और मैं छत्तीसगढ़ से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज हम लोग जिस पर बातचीत करने जा रहे हैं वो आदिवासी समाज और उनका स्वशासन और संविधान, इस पर हम बातचीत करेंगे। सताली जी जुड़ गई हैं, आपको जोहार, जय जगत। कुछ साथी और जुड़ जाएं तब फिर हम अपनी बातचीत शुरू कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो विषय है वो विषय आज आदिवासी समाज, उनका अपना स्वशासन और संविधान के इर्द गिर्द होगा। और अभी जो विषय चल रहे हैं, जो आदिवासी समाज में जो उनकी पहचान को लेकर के जो मांग चल रही है और पेशा कानून को लेकर के जो बहस है और CFR IFR को लेकर जो बातचीत है, इस सब पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। जो मेरी समझ है मैं आप लोगों से साझा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने सवाल पूछेंगे ताकि उन सवालों के जवाब के क्रम में हम और बातचीत कर पाएँ। कोया रानी चंदा जी हैं, उनको बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी जोहार, जय बुढ़ादेव, जय जगत। और जितने साथी नए जुड़ते चले जा रहे हैं, आप सबको जोहार। आज बातचीत करने का मौका मिला है आप लोगों से और इस पेज के जरिए मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं। तो सबसे पहले तो सताली जी और कोया रानी जी और इस पेज को आप लोगों के साथ जिंदा रख के चलाने वाले लोगों को मेरा जोहार, नमस्कार। और मुझे लगता है कि ठीक है, अब हम कुछ साथी जुड़ गए हैं तो चलिए सेवा जोहार। बूडू गोंड जी जुड़ चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं कि आज हम क्या बातचीत करने जा रहे थे। अभी हाल में मेरे जो अनुभव रहे हैं आदिवासी समाज को, या जितना मैं देख पाया हूँ, जितना समझ पाया हूँ, उनके अपने पारंपरिक ज्ञान को या उनका जो अपना सांस्कृतिक अपना तौर तरीका है, वहाँ से मैं पहले अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। उषा किरण जी जोहार आपको भी। बीच में मुझे मौका मिला तो मैं छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले के अंदर गया हुआ था और वहाँ मैंने गोंड और बैगा आदिवासी समाज के लोगों के साथ अपने कुछ दिन बिताए। जसो जी जय सेवा। तो जब मैं वहाँ रह रहा था तो असल में मैं वहाँ यही समझने देखने गया था कि आदिवासी समाज का अपना पारंपरिक ज्ञान और उनकी अपनी संस्कृति कैसी है। 3-4 दिन जब मैं वहाँ रहा और उनके साथ रहा, खाना पीना और उनके अपने त्यौहार को मनाने के तरीके जब सब देखा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो हमारा समाज है या जिस समाज से मैं आता हूँ, उस समाज की तुलना में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आदिवासी समाज को हमसे ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण जो था वो मुझे लगा कि आदिवासी समाज में महिलाओं को देखने का जो नज़रिया है या महिलाओं को जिस तरीके से उसमें देखा जाता है, वो और आज मुख्य धारा में जो समाज है वहाँ उसमें एक बड़ा अंतर है। जबकि आदिवासी समाजों में पहनावे ओढ़ावे के मामले में स्त्री और पुरुष में एक खास तरीके की समानता है और एक बेहतर खुलापन है। हमारे समाजों में उसमें महिलाओं के पास वहाँ आज़ादी कम है। उसके बाद भी जब मैंने देखा कि आदिवासी समाज में बलात्कार या महिलाओं के शोषण के मामले हमारे समाजों की तरह नहीं है, तो इस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि हमें आदिवासी समाज से और उनके स्त्री पुरुष को देखने के ढंग से सीखना चाहिए। इसके अलावा जब मैं वहाँ रह रहा था तो फिर मैंने देखा कि उनके जो अपने भोजन का तरीका है, वो जो खाना खाते हैं या जंगलों के साथ रहते हुए जिस तरीके से वो जंगलों को बचा रहे हैं, मतलब जो मेरी समझ बनी वो ये बनी कि अगर आज हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में और अलग अलग राज्यों में जंगल बचे हुए हैं और वो जंगल सुरक्षित हैं और वहाँ अंधाधुंध कटाई नहीं हुई है, वहाँ कोई समस्या नहीं हुई, तो उसका एकमात्र अगर कोई कारण है तो वो आदिवासी समाज के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं। इसके अलावा एक जो बात मुझे उनके टोटम की पता चली, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ टोटम की व्यवस्था होती है और हर एक आदिवासी परिवार के पास, हर एक व्यक्ति के पास टोटम के तहत 3 चीज़ें उनके पास होती हैं।
उसमें एक होता है उनका अपना एक पहचान उनकी पेड़ से जुड़ती है, एक पक्षी से जुड़ती है और एक उनकी पशु से जुड़ती है। और वो जो व्यक्ति होता है या वो जो आदिवासी परिवार होता है वो उस पेड़ को, उस पक्षी को और उस पशु को नुकसान नहीं पहुंचाता है या उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं करता है या उस पेड़ को नहीं काटता है। इसका मतलब आदिवासी समाज कितनी भी संख्या में जंगलों में यदि वो रहने लगे तब भी जंगलों में या जो प्रकृति है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का सेटअप है कि सारे लोग ना एक साथ एक तरीके के पशु पक्षी को मारेंगे या एक तरीके के पेड़ कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि जंगलों के साथ कैसे रहा जा सकता है, पर्यावरण प्रकृति के साथ कैसे रहा जा सकता है, अगर आज पूरी दुनिया में ये कोई सिखा सकता है तो वो आदिवासी समाज है, जो मैंने उनके साथ रहते हुए देखा। और उनके जीवन की जिस तरीके से उनके जीवन का पूरा डिजाइन है उससे भी मुझे ये समझ में आया कि इसमें लंबे समय तक, मतलब अगर वो हजारों साल भी जंगल में रहेंगे तो उससे जंगल को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। पर दुखद ये हुआ कि जब मैंने ये समझना शुरू किया, तब अब जब मैंने प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जब मेरी बातचीत हुई इन सब बातों को लेकर के, और मैंने बताया कि मुझे लगता है कि आदिवासी तो बेसिकली जंगल के प्रोटेक्टर्स हैं, उन्होंने जंगल को प्रोटेक्ट करके रखा है, तो उन्होंने मुझे एक थ्योरी बताई कि नहीं ऐसा नहीं है, वही लोग जंगल काटते हैं और ऐसा है और वैसा है। इसकी बात की थोड़ी तह में जाने पर मुझे पता चला कि असल में ये होता है कि बाहर से जो अधिकारी आते हैं वो उन्हें उस तरीके की कोई बात बता के या उन्हें कुछ पेड़ उनसे कटवा करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भले ले जाते हों, पर समाज मुख्य रूप से जिस भी जंगल में रहता है, जिस भी प्रकृति या पर्यावास में रहता है, उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके और बिल्कुल ठीक तरीके से रख के चलता है, क्योंकि उनको वहीं रहना है। इसीलिए मेरी अपनी जो समझ बनी है कि आदिवासी समाज मुख्य रूप से जंगलों का संरक्षक है। मुख्य रूप से जो आज हमारे पास जंगल पूरे देश में बचे हैं उनको बचाने वाला अगर कोई एक समाज आज है जो जंगलों के साथ है, जो कॉरपोरेट्स को जंगल लूटने से, जो अधिकारियों को जंगल के अंधाधुंध कटाई करने से रोकता है, तो वो आदिवासी समाज है, जितनी मेरी अभी तक की समझ बनी है। और एक तीसरा जो मैंने देखा कि उस समाज में जब हम कहते हैं कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुखी होना, तो यदि आप आदिवासी समाजों को देखेंगे, जितना मैंने देखा है, तो उस समाज में सुख की मात्रा बाकी समाजों की तुलना में ज्यादा है। उनका भोजन प्राकृतिक है, वो रहते प्रकृति के बीच में है और प्रकृति से ही उनके सारे जीवन की चीजें पूरी होती हैं। और उनका नृत्य, उनका संगीत, उनका सारा मॉडल ऐसा है जो उस पूरे जंगल को, उस पूरी प्रकृति को प्रोटेक्ट करता है। तो बीते 1-2 सालों में जितनी बार मुझे समाज के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, जितनी बार मुझे समाज को देखने का करीब से मौका मिला, मुझे एक बात समझ में आई कि आदिवासी समाज हमारे समाजों से, जिस समाज से मैं आता हूँ उससे बिल्कुल अलग और उससे बिल्कुल अलहदा तरीके से रहने वाला समाज है, जिसके पास अपना पारंपरिक ज्ञान है, जिसके पास अपने नृत्य हैं, जिसके पास अपना एक दृष्टिकोण है, अपना एक ज्ञान है, और उसके तहत वो जंगलों में न सिर्फ रहता आया है, वो जंगलों को असल में बचाता आया है। और 100-50 साल से नहीं, बल्कि मुझे लगता है हजारों साल से जितने जंगल बचे होंगे या जितने जंगलों का नुकसान नहीं हो पाया, क्योंकि 200 साल पहले हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी दुनिया में, तो औद्योगिक क्रांति जहां जहां जंगलों का नुकसान नहीं कर पाई, अंग्रेज जहां जहां सब कुछ टिम्बर के लिए काट के उसको मैदान में नहीं बदल पाए, अगर किसी समाज ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है तो वो आदिवासी समाज है। तो ये मेरी अपनी समझ जो अभी तक बनी है समाज को लेकर के, वो ये है। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि मुझे भी समाज को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहिए, और मुझे भी कई चीजें सीखने के लिए मिली, उसके लिए भी। तो अब बेसिकली आज जो मेरी बातचीत थी वो थी कि आदिवासी समाज को कैसे देखा जाना चाहिए, मैं उस पर कितना समझ पाया हूँ, नंबर 1। नंबर 2 कि आदिवासी समाज के अपने स्वशासन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या आज भारत में किस तरीके की स्वशासन की व्यवस्था है, उसमें अनुसूची 5 और अनुसूची 6 पे हम बात करेंगे कि 5 में क्या बेहतर है, 6 में क्या बेहतर है, क्या पूरे भारत में अनुसूची 6 वाला मॉडल ही होना चाहिए था, या अनुसूची 5 कुछ जगहों के लिए ठीक है और 6 जो हमारा असम, बृहत्तर असम का मामला है, वहाँ के लिए है। और तीसरा हिस्सा कि कैसे संविधान जो है वो आदिवासी समाज को, संविधान को कैसे देखना चाहिए और उससे उसका जुड़ाव कितना और कैसा है। तो इन 3 चीज़ों पे बातचीत करेंगे। अब तो काफ़ी साथी आ गए हैं और उषा किरण जी भी लिख रही हैं, जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग अपनी बातचीत आज इस समय मुझे लगता है वहाँ से शुरू करते हैं
कि इस समय एक डिबेट चल रही है कि आदिवासी कौन है। मतलब हम आदिवासी कैसे तय करें कि आदिवासी एक बिल्कुल अलग समाज है, या हम ये मान लें कि हिंदू आदिवासी है, ईसाई आदिवासी है, मुस्लिम आदिवासी है, सिख आदिवासी है, कैसे देखेंगे। तो अच्छा, जब हम किसी की पहचान पर बात करते हैं कि उसकी पहचान क्या होगी, और जब पहचान को तय करने की बात करते हैं तो इसका मतलब है राज्य उनको कैसे पहचानता है। हम आपस में एक दूसरे समाज को कितना जानते हैं ये अलग बात है, पर जिस देश में कोई समाज के लोग रहते हैं वो देश, वो राज्य उनको कैसी पहचान के तहत स्वीकार करता है, ये बड़ा सवाल है। बीते अगर आप देखेंगे दशक में, जो ये दशक हमारा चल रहा है, इसमें एक आवाज जो आदिवासी समाज की तरफ से मुखर रूप से आई है, वो ये कह रहे हैं कि आदिवासी ना तो हिंदू हैं और आदिवासी न ही ईसाई हैं, आदिवासी आदिवासी हैं। और इस बात पे लगातार बहस चल रही है, और इसके लिए उस समाज की तरफ से जितनी सही तरीके से बातें आ रही हैं, उनको सुनने और समझने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला यही है कि आदिवासी को राज्य, यानी भारतीय राज्य और भारत का संविधान उसको उनको किस रूप में स्वीकार करता है या किस रूप में स्वीकार करना चाहता है। तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उससे थोड़ा और पहले चलते हैं, और जो मैंने अभी तक बात की उसको जोड़ते हुए हम यहां तक आएंगे। जब अंग्रेज इस देश में आ रहे थे, 1857 की घटना के आसपास से जब अंग्रेज भारत में घुसते हैं, और अंग्रेज धीरे धीरे करके पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पर एक जगह है जहां वो हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश करने के बाद भी उस पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो जंगलों का भारत का वो क्षेत्र होता है जहां आदिवासी रहते हैं। तो इतिहास में अंग्रेज तक उन जगहों पर घुसकर उसका कब्जा नहीं कर पाए, आदिवासी परंपरा संस्कृति को छेड़ नहीं पा रहे थे। तो अंततः उन्होंने उनके कुछ लोगों से संधि करके और ये मान लिया कि ये क्षेत्र हमारे अंदर आते हैं, और फिर उन क्षेत्रों को अपने गवर्नर के अंदर रख करके उस पर शासन करने लगे या बताने लगे। पर सबसे बड़ा प्रभाव आदिवासी समाज को ये पड़ा जब वन अधिनियम बनाया अंग्रेजों ने। 1893 के आसपास वन अधिनियम बना, और जब ये वन अधिनियम बना तो जंगल का जो अधिकार परंपरागत रूप से आदिवासी समाज के पास था, वो अंग्रेजों ने उनसे कानूनी रूप से पहली बार छीना। पर उसके बाद जब विद्रोह होने लगे और जितने आदिवासी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुए और अंग्रेज जब परेशान हुए, तो उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों को, या जहां जिन जंगलों में आदिवासी निवास करते थे, उसको उन्होंने परिवर्जित क्षेत्र के रूप में डिफाइन कर दिया, और ये कहा कि हम इन क्षेत्रों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ये जिस तरीके से रहना चाहते हैं वैसा रहें, इनकी परंपरा और संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेज ऐसा अपनी दयालुता से नहीं कह रहे थे, अंग्रेज ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि आदिवासी समाज उनसे मुकाबला किया, डटकर लड़ा और उनको वहां जाने से रोका। तो वो ये समझ गए कि हम इनके साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। पर वो कानून बना करके जो बुनियादी अधिकार थे, जो आदिवासी जंगल में रहते थे, जो जंगल, जो जमीन, जो जल जंगल जमीन का उनका अधिकार था, वो अधिकार छीनने के लिए वो लगातार कानून बनाते चले गए। और जैसे जैसे अलग अलग अधिनियम बने 1857 से लेके 1947 तक, उन सारे अधिनियमों ने जंगल के जो परंपरागत मेंटेनेंस, जंगल को जो परंपरागत रूप से संरक्षण करना, उसको बचा के चलना, उसमें उसके अपने जो अधिकार थे, उसमें जंगल से प्राप्त करने वाले उत्पादों का जो उसका अधिकार था, सब छीनते चले गए। और लगातार आदिवासी समाज और अंग्रेजों के बीच एक टकराव बना रहा। पर इतिहास पढ़ने से इस बात की खुशी होती है कि इस समाज ने डटकर मुकाबला किया और कभी भी अंग्रेजों के शरणागत नहीं हुए, और ये समाज जिंदा रहा। और वो जंगल उस समय भी बचा लिए जिस समय अंग्रेज सारे मतलब जो हमारे जो जंगल थे उनको काट करके वहाँ टिम्बर यानी जो महंगी लकड़ियाँ थी वो लगवा रहे थे, वो भी बच गया। लेकिन जब हम इस हिस्ट्री में ये देखें कि क्या अंग्रेजों ने आदिवासियों की गिनती करवाई थी, क्या जब अंग्रेज जब सेंसस करते थे, जब जनगणना करते थे, तो उनकी गिनती होती थी। तो जो हम हिस्ट्री में देखेंगे, जो मैं अभी आप लोगों से बात करने से पहले भी देख रहा था, तो 1871 से लेके 1931 तक, जब भी 1871 से लेके 1931 तक जब भी इस देश में सेंसस हुआ, तो उस सेंसस में पहचान के रूप में एक कॉलम ट्राइब का भी होता था। मतलब मान लीजिए मैं हिंदू समाज से आता हूं,
तो मैं अगर एक फॉर्म भरूंगा जनसंख्या में कि भैया मैं भारत का नागरिक हूं, तो उसमें एक कॉलम मेरे हिंदू होने का होगा, उसका एक कोड है 1, तो मैंने 1 कोड मेरे को मिल गया, मैं हिंदू हूं। वैसा ही उस समय आदिवासी समाज के लिए एक कोड होता था, वो कोड है ट्राइब का कोड। और इस ट्राइब के कोड से पता चलता था कि देश में कितने आदिवासी रहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये पता चलता था। पर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजाद होने के बाद जब सेंसस आगे बढ़ा, तो जो पहली जनगणना हुई, और पहली जनगणना में यदि आप देखेंगे तो उसके बाद वो जो ट्राइब का कॉलम था, अलग से जो एक ट्राइब का कॉलम था, वो ट्राइब का कॉलम खत्म हुआ, और जो जनरल बाकी धर्मों के कॉलम थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और उसके बाद एक कॉलम दिया गया अन्य का, और वो अन्य का कॉलम लेकर के मामला आगे बढ़ने लगा। तो इससे हुआ ये कि जो एक पूरे समाज के लोग हिंदुस्तान में, जो मोटी जानकारी मेरे पास है कि जैसे आदिवासी समाज के यदि सभी लोगों को देखेंगे तो भारत में उनकी संख्या 10 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़ की जनसंख्या, और मान लीजिए भारत की कुल आबादी का 8.5% के आसपास यदि वो आबादी है, तो उस आबादी की गणना एक साथ एक आदिवासी के रूप में जो की जानी चाहिए थी वो बंद हुई। इससे ये हुआ कि उनका जो संगठनात्मक शक्ति या उनकी जो एकता दिखनी चाहिए थी वो बिखर गई, वो बिखरने लगे। अब इसको आप ऐसे समझिए कि यदि कोई सेंसस हुआ और सेंसस होने के बाद कोई आदिवासी व्यक्ति है और सेंसस में अपनी गणना में वो फॉर्म भर रहा है, तो अगर उसने मान लीजिए भरा कि मैं हिंदू, तो हिंदू आदिवासी, मैं बोल मुस्लिम आदिवासी, ईसाई आदिवासी, बौद्ध आदिवासी, तो आदिवासी अलग अलग धर्मों में बंट गए। आदिवासी होने का जो उनका बोध था, जो उनका भाव था, जो उनकी अपनी परंपरागत पूरी प्रवृत्ति थी, वो उससे अब अलग अलग धर्मों में बंटने लगे। यानी आदिवासी होने के बजाय वो अलग अलग धर्मों में बंट गए। और ये बात जो आज आदिवासी समाज मुखर होकर के उठा रहा है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जायज और ठीक बात है। इस पर हम अभी बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि आदिवासियों में भी तो गोंड होते हैं, बैगा होते हैं, सरना का एक अलग है को, मतलब उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग आदिवासी समाज के लोग हैं, उनकी परंपराएं अलग अलग हैं, उनकी संस्कृतियां अलग अलग हैं, फिर उनको एक आदिवासी के अंदर कैसे रखा जाता। कुछ लोग जो दूसरे तरीके से सोचते हैं या जो इस पर बातचीत करना चाहते हैं, उनके एक सवाल ये हैं जिस पे हम अभी बातचीत करेंगे। एक दूसरा सवाल ये भी बनता है कि जब आदिवासी कह रहे हैं कि जो हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम, ये जो अलग अलग धर्म हैं, उसमें आदिवासी धर्म का एक हमको कोड दिया जाए, हमको वो नंबर दिया जाए, तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्या आदिवासी होना और किसी धर्म का होना एक ही बात है? क्या आदिवासी एक रिलीजन है? एक सवाल ये भी आता है कि आदिवासी को एक रिलीजन कैसे मान लें, क्योंकि हम उनको रिलीजन नहीं मान सकते, ऐसा कुछ लोगों का तर्क है। उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि आदिवासियों में जो बैगा हैं, जो गोंड हैं, जो हल्बी हैं, जो बाकी हैं, वो सब आदिवासियों की जातियां हैं। यानी आदिवासी यानी बैगा जाति, गोंड जाति, हल्बी जाति, तो वो कह रहे हैं कि ये जाति है। तो 3 सवाल हुए कि एक तो आदिवासी अलग अलग है, उनकी परंपराएं, संस्कृति एक है, तो उनको एक कैसे मान लें। दूसरा ये हुआ कि क्या आदिवासी को एक धर्म माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज का धर्म होने के पहले से पैरामीटर तय हैं। और तीसरा हुआ कि जो लोग कहते हैं कि आदिवासी की ये सब अलग अलग जातियां हैं, कि आदिवासी अलग अलग जाति हैं। क्योंकि ये पहचान का सवाल अभी खूब चल रहा है, और इस पर जब भी बहस होगी तो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग अपनी बात रखेंगे। हम लोग अभी इस पे बातचीत करेंगे कि मैं इस पे कितना समझ पाया हूं। आपको कोई सवाल होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, ताकि हम बातचीत करके उस तक पहुंच पाए कि आदिवासी कौन, आदिवासी अस्मिता का मतलब क्या, उसकी पहचान या उसकी पहचान होनी क्यों चाहिए। या एक सवाल ये भी बन सकता है कि सेंसस में आज जब हम बात कर रहे हैं कि जनगणना में यदि आदिवासी का कॉलम आ जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा अगर हम वो कॉलम आदिवासी का दे देंगे तो, या ऐसा रहने दीजिए उसको हिंदू आदिवासी, ईसाई आदिवासी, मुस्लिम आदिवासी, बौद्ध आदिवासी में रहने दीजिए, इसमें क्या समस्या है आपको। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। तो इन 4 सवालों पे बातचीत करेंगे। पर जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि जो अभी मांग है पहचान को लेकर के, वो ये पहचान को लेकर के मांग है कि हम सब आदिवासी हैं, यानी आदिम समय से हम सब जंगलों में अपने परंपरागत ज्ञान, अपनी संस्कृति और अपने तरीके से रहते हुए आ रहे हैं।
तो हम सबको आदिवासी के रूप में पहचाना जाना चाहिए। ये आदिवासी समाज की तरफ से आवाज आई है। तो मुझे लगता है कि ये आवाज बिल्कुल ठीक है और ये मांग बिल्कुल सही है। पर इसमें कुछ लोग हैं जो जिनका अपना ही अलग तरीके का मामला है, जो ये कहेंगे कि आदिवासी असल में हिंदू हैं और आदिवासी का धर्मांतरण होता है और वो धर्मांतरण ईसाई के रूप में होता है। तो धर्मांतरण ईसाई के रूप में होता है, ऐसा एक धड़ा है। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस समय जो वीएचपी या जो हिंदू महासभा या जो आरएसएस के लोग हैं, उनका आर्गुमेंट ये है कि आदिवासी बेसिकली हिंदू हैं और उनका धर्मांतरण ईसाई के रूप में होता है। एक सवाल उनकी तरफ से भी ये आता है। पर जो अभी तक मैं समझ पाया, जिसपे हम लोग सब आप बात करेंगे, आप सबको जय सेवा जोहार और आदिवासी जोहार, मैं जो अब तक समझ पाया कि आदिवासियों का धर्मांतरण तो होता है पर वो सब धर्मों में हो रहा है। आदिवासी का धर्मांतरण हिंदू धर्म में हो रहा है, आदिवासी का धर्मांतरण ईसाई धर्म में हो रहा है, आदिवासी का धर्मांतरण इस्लाम में हो रहा है, आदिवासी का धर्मांतरण बौद्ध में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उसका धर्मांतरण हो रहा है, ये बात ठीक है, पर वो आदिवासी है और उसके बाद धर्मांतरण हो रहा है। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी ईसाई नहीं है, आदिवासी मुस्लिम नहीं है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। अब जैसे ही मैं ऐसा कहूंगा तो मेरे कुछ जो साथी हैं वो इस पे सवाल खड़ा करेंगे कि आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है। तो इसका बहुत सरल जवाब है, आदिवासी इसलिए हिंदू नहीं है क्योंकि हिंदू समाज की जिन परंपराओं को, जिन संस्कृतियों का पालन हिंदू समाज में होता है, आदिवासी समाज वैसा कुछ भी नहीं करता है। जैसे जब हम संस्कृति कहते हैं तो संस्कृति का मतलब होता है खान पान, पहनावा ओढ़ावा, बोलचाल, पूजा पाठ की अलग पद्धतियां, ये सब संस्कृतियां होती हैं। तो अगर आप हिंदू संस्कृति और आदिवासी संस्कृति को देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा कि हिंदू संस्कृति में जिन देवी देवताओं का पूजा पाठ होता रहा है, बृहत्तर आदिवासी समाज में जब तक उनका धर्मांतरण नहीं हो गया हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन या किसी और धर्म में, उन देवताओं का पूजा पाठ उसमें नहीं होता है। आदिवासी समाज में बूढ़ा देव है, उसमें अलग तरीके के खेतिहर माता है, उसमें गांव के अलग देवता है, वो अलग पूरा मामला है। और हिंदू परंपरा में आप देखेंगे तो वहाँ कुल देवता का सिस्टम होता है, वहाँ हर परिवार में कुल देवता है, बाद में उनके यहाँ देवी देवताओं का अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें अलग भगवान है। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको अंतर दिखेगा। और क्या अंतर दिखेगा? और अंतर दिखेगा कि हिंदू परंपरा के अंदर जिस वैदिक व्यवस्था को माना जाता है या हिंदुओं में जिस तरीके से विवाह किया जाता है, जिस विवाह में अग्नि की उपस्थिति होती है, हिंदुओं में जब भी कोई विवाह होगा तो वहाँ अग्नि की उपस्थिति होगी और उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं। मैं उसी समाज से आता हूँ, पर जब मैं आदिवासी समाज के साथ रहने लगा, मैं जाकर देखने लगा तो मुझे समझ में आया कि उनके विवाह में अग्नि का कोई स्थान ही नहीं है। आदिवासियों के विवाह में कोई अग्नि की स्थान नहीं है, वहाँ पंडित की जरूरत नहीं है, वहाँ ना कोई पंडित संस्कृत में मंत्र पढ़ता है। अच्छा, भाषा पे आ जाइए, आदिवासियों की भाषा संस्कृत नहीं रही, आदिवासियों का जो लैंग्वेज वो नहीं रहा। और आप मुख्य आदिवासी समाज में जब देखेंगे तो वो हिंदू आदिवासी समाज, हिंदू समाज से बिल्कुल अलग है। इसलिए जब भी लोग कहेंगे ना कि आदिवासी का किसी धर्म से संबंध है, अब भारत में कह रहे हैं कि हिंदू हैं, तो जब आप उसको उसके खान पान, पहनावा ओढ़ावा, उसके बोलचाल, उसके जीवन पद्धति से देखेंगे तो एक बात आपको स्पष्ट हो जाएगी कि आदिवासी एक अलग सांस्कृतिक समाज है। तो इस पे मुझे लगता है स्पष्टता होनी चाहिए। अब साताली जी पूछ रही हैं कि आदिवासी समाज को संवैधानिक तौर पर पहचान कैसे मिल पाएगी। मैं इसी पे आ रहा था। तो पहले तो हमको ये मान लेना पड़ेगा कि आदिवासी समाज और संस्कृति एक अलग समाज और संस्कृति है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप इसको अलग समाज और संस्कृति की बात कह रहे हैं, आप अलगाववाद की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का संविधान अनेकता में एकता वाली संविधान है। मतलब जो जिस संस्कृति को, जिस परंपरा को जैसे मानता आया है उसको वैसा मानते हुए हिंदुस्तान में, भारत में रहते हुए भारत का नागरिक होने का अधिकार है। तो अगर आदिवासी एक अलग संस्कृति है, हिंदू एक अलग संस्कृति है, ईसाई एक अलग संस्कृति है, बौद्ध एक अलग संस्कृति है, तो उन संस्कृतियों को वैसा रहने दीजिए, उनको अपनी संस्कृतियों को मानने दीजिए और उन सबको भारत का नागरिक बने रहने दीजिए।
सारी संस्कृतियां एक दूसरे से सीखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि अब हम और आप या कोई भी आदिवासियों को हिंदू, ईसाई, बौद्ध बनाने लगेगा तो उससे बड़ी समस्या पैदा होगी। और जिसकी बात साताली कर रही हैं कि जो संवैधानिक अधिकार उनको मिलने चाहिए या संवैधानिक तौर पे जो अधिकार मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? इसलिए नहीं मिल पाएंगे क्योंकि फिर आदिवासी समाज अलग अलग धर्मों में बंट जाएगा। तो जब हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई सवाल आएगा तो उसमें आदिवासी समाज का सवाल छुपा हुआ या उसमें आदिवासी समाज का सवाल शामिल नहीं हो पाएगा। तो आदिवासी समाज का जो अपना उन्नति का, अपनी प्रगति का या अपनी संस्कृति को बचाए रखने का जो सवाल होगा या राज्य से जो उसकी मांग होगी, वो मांग अपने आप कमजोर हो जाएगी क्योंकि वो समाज अलग अलग धर्मों में बंट जाएगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एक बात जो अब समाजों में आ गई है, जो दूसरे समाजों को भी समझनी चाहिए, वो ये है कि आदिवासी समाज को एक समाज के रूप में लामबंद होकर के सामने आना चाहिए और भारतीय राज्य से संविधान के दायरे में रहते हुए अपने अधिकार मांगने चाहिए और अपने अधिकार के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। अब एक बात जो ये हो गई कि वो किस तरीके से होगा, जो मैंने आपसे कहा कि यदि आप एक नहीं होंगे, यदि आप एकजुट नहीं रहेंगे तो आपके जो सवाल होंगे, आपकी परंपरा के, आपकी संस्कृति के सवाल होंगे, वो कभी भी मुख्य धारा की राजनीति में या राज्य में सामने नहीं आ पाएंगे। दूसरा, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि आदिवासी का मतलब तो भैया उसमें अलग अलग बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, उसमें गोंड है, उसमें बैगा है, उसमें कमार है, उसमें मुड़िया है, उसमें माड़िया है, उसमें सब अलग अलग है, तो फिर आप इनको एक आदिवासी कैसे मानते हैं? देखिए, ये बहुत सरल बात है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जैसे अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म में शैव मत है, शाक्त मत है, उसमें कबीर पंथ है, उसमें बहुत सारे पंथ और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। उसमें देवी पूजा अलग है, तांत्रिक पूजा अलग है, शिव जी को मानने वाले अलग है, विष्णु को मानने वाले अलग है। पर हिंदू धर्म में भी इतनी सारी विविधता होते हुए हम उनको हिंदू धर्म मानते हैं या हम उनको हिंदू कहते हैं। ठीक वैसे ही आदिवासी समाज यानी आदिम समय से जंगलों में रहने वाले बैगा में, गोंड में, कुम्हार में, माड़िया में, मुड़िया में, कोरवा में, इन सब में जो एक समानता है ये इनका आदिवासी होना या इनका मूल निवासी होना है। तो इनको उस रूप में पहचान देने में कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो जो मांग चल रही है कि जो हमारा सेंसस होगा 2021 का, उस सेंसस में जो कॉलम दिए जाते हैं उस कॉलम में एक कॉलम आप हमको ट्राइब का दीजिए और ट्राइब का कॉलम देने के साथ उसका हमको कोड दे दीजिए। मेरी आज तक की जितनी समझ है, मुझे लगता है कि ये मांग बिल्कुल ठीक है और किसी भी सरकार को इसको करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए यदि उनका कोई अपना एजेंडा नहीं है। जैसे इसमें एक गोपाल सिंह जी लिख रहे हैं कि आदिवासी को आदिवासी रहने देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। उनको जबरन अलग अलग धर्म में नहीं बांटना चाहिए, ये भी ठीक बात है, क्योंकि उनकी जो अपनी परंपरा है या उनका जो आज तक सब कुछ आया हुआ है वो जो है बचा नहीं रह पाएगा। जो सवाल आपके हैं वो मैं अंतिम में सब एक साथ लूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि 2021 के सेंसस की जो ये मांग है वो मांग इसीलिए जायज है, जो सैताली जी पूछ रही थी वो इसीलिए जायज है क्योंकि पहले आपको एक समाज के रूप में सामने आना चाहिए और अपनी संख्या के बल पे, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में लोगों का जो बहुमत होता है या लोगों का जो मत होता है वो तय करता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन या उनका प्रतिनिधि राज्य में, संसद में, विधानसभा में, ग्राम पंचायत में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो जब आदिवासी समाज, पूरे देश भर के आदिवासी समाज एक साथ आएंगे अपनी पहचान के केंद्र में, उनकी बहुत सारी पहचानें और हो सकती हैं जिस पर मैं अभी बात करूंगा, पर उनको अगर यदि वो अपनी प्राथमिक पहचान आदिवासी रखेंगे तो राज्य में या भारतीय राज्य के अंदर वो अपनी आवाज को मुखर कर पाएंगे। दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि गोंड उसकी जाति है, या लोग कहते हैं कि बैगा उसकी जाति है, या लोग कहते हैं कि मुड़िया या माड़िया उसकी जाति है। आदिवासी समाजों में जाति वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जाति का जो कॉन्सेप्ट है या जाति की जो बात होती है वो हिंदू धर्म की व्यवस्था के अंदर वर्ण व्यवस्था से निकली और वर्ण के अंदर अलग अलग जातियां बनी। तो ये कहना कि ये आदिवासियों में जातियां हैं, ये टेक्निकली सही नहीं है।
ये सारे लोग आदिवासी हैं और आदिवासी में उनके अलग अलग प्रकार की संस्कृति और उनके अलग अलग तरीके की थोड़ी मान्यताओं के चलते उनके अलग अलग पहचान है। तो ये किया जा सकता है, जो आज जिस पे बात होती है कि 2021 के सेंसस में एक कॉलम दिया जाए, वो ट्राइब का कॉलम हो, और उसके बगल में एक स्पेस दिया जाए जिसमें वो लिख सके कि ट्राइब का मान लीजिए कोड आया 7 कोड में ट्राइब, और उसके बाद वो लिख सके मुड़िया, उसके बाद वो लिख सके माड़िया, उसके बाद वो लिख सके बैगा, उसके बाद वो लिख सके गोंड। तो आदिवासियों को जाति के आधार पर बांटना ये भी ठीक नहीं है। ये व्यवस्था, उसमें एक तकनीकी खामी है क्योंकि वो हिंदू व्यवस्था के अंदर नहीं आते हैं। अच्छा, अगर हिंदू व्यवस्था के अंदर कोई आता है कि नहीं आता है ये देखना हो तो, क्योंकि हिंदू धर्म में अभी जो कि जिस पे गांधी से लेके अंबेडकर सभी लोगों ने ये कहा कि जाति की व्यवस्था गलत व्यवस्था है, वर्ण की व्यवस्था गलत व्यवस्था है, उसको खत्म हो जाना चाहिए। तो वो अगर आप देखेंगे ना तो हिंदू व्यवस्था में जो 4 वर्ण है उसमें कहीं आदिवासी नहीं है, इसीलिए वो हिंदू व्यवस्था का हिस्सा तो नहीं है, ये स्पष्ट है। अब मैंने ये बात एक कही, दूसरी ये कही कि उनको आदिवासी के तौर पर लामबंद होना चाहिए ताकि उनकी पहचान मजबूत हो और वो राज्य से अपने संस्कृति, अपनी परंपरा के संरक्षण के लिए आवाज उठा पाए, वो आवाज राजनीति के केंद्र तक जाए और उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए भी काम किया जा सके। ये हो गए। अब जो मैंने बाकी सवाल उठाए थे, जो सवाल कई साथी पूछते हैं, उसमें एक सवाल था कि आदिवासी को जो है धर्म माना कैसे जाए, या जो आप ट्राइब का कॉलम की बात कर रहे हैं कि उनको धर्म का जो दर्जा है वो कैसे दे दिया जाए। इस पर बड़ी बहस हो सकती है, क्योंकि धर्म का मतलब जो होता है, जो अभी तक हम मानते आए हैं, भारत में इस पे बड़ी डिबेट है। भारत में लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब भारत में कर्तव्य रहा है, और वो कर्तव्य का सेंस इस माने मानते हैं कि भाई अपनी ड्यूटी पालन करना है। और भारत में लोग कहते हैं कि जो हम रिलीजन कहते हैं उसका मतलब होता है पंथ, और पंथ का मतलब है कोई ऐसा रास्ता जो हमको ईश्वर तक पहुंचा दे। तो ईश्वर तक पहुंचाने का कोई भी मार्ग जब कोई बताएगा तो हम उसको पंथ कहते हैं। तो लोग कहते हैं कबीर पंथ है, लोग कहते हैं सतनाम पंथ है, लोग कहते हैं कि अब जैसे आप झारखंड में देखेंगे ना तो सरना भी एक धर्म के रूप में शामिल हो रहा है, या उन्होंने एक बिल पास किया है। तो ये एक बड़ी बहस हो सकती है कि जब हम जनगणना में इस बात की मांग करेंगे कि हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, इस्लाम के बाद ट्राइब को एक धर्म के रूप में पहचान दी जाए, तो इस पे बहस हो सकती है कि आदिवासी को या आदिवासी परंपरा और संस्कृति को एक पूरा धर्म माना जाए और या ना माना जाए, और माना जाए तो उसके आधार क्या क्या बनाए जाने चाहिए। और ये कैसे तय होगा? ये तय होगा कि पंथ या धर्म होने के मुख्य लक्षण क्या क्या है। उन लक्षणों के आधार पर आदिवासी समाज अपने लक्षण बनाएगा और उससे वो धर्म के रूप में दिखेगा। इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल अभी झारखंड में जो सरना धर्म सामने आया है वो है। सरना धर्म जो सामने आया वो है, उसको आप अगर ठीक से पढ़ेंगे, जो मैं बिल देख रहा था जो हेमंत सोरेन ने झारखंड में पास किया है, उस बिल में उसको पढ़ने से समझ में आता है कि जो लोग सरना असल में उनका पूजा स्थल होता है आदिवासी समाज में, वो उन्होंने उसको अपने धर्म के रूप में कोडिफाई करके और उसका एक कॉलम मांगा है। पर मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर ये होगा कि कॉलम आदिवासी होने का ही मिले, उसके बगल में उसकी पहचान लिखने का मौका ऑप्शन हो, और ये पूरी बहस इस बार पर जाके टिकेगी कि धर्म होने के क्या आधार होते हैं या पंथ होने के क्या आधार होते हैं, और उस पे आदिवासी समाज अपने आप को किस तरीके से रखेगा। तो ये एक बहस होगी। मुझे लगता है कि इस पे खुलकर अलग अलग मंचों पे, राज्य के मंचों पर जहां पे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इस पे बातचीत होनी चाहिए और तय किया जाना चाहिए। तो ये एक बात है। तो ये जो मैंने 3-4 सवाल लिए थे पहले हिस्से में कि आदिवासी उसमें बहुत अलग अलग होते हैं, उनको एक आदिवासी क्यों माना जाए, इस पे हमने बात की। आदिवासियों में जाति वाली व्यवस्था पे आपने बात की। आदिवासियों को अलग अलग धर्म में क्यों नहीं बंटना चाहिए, इस पे हमने थोड़ी बात की। और हमने ये बात की कि संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार को हासिल करने के लिए एक तरीका तो ये है कि पहले हम अपने आप को आदिवासी के रूप में रिकॉग्नाइज करवा लें, या पहले हमको उस रूप में पहचाना जाए पूरे देश में, ताकि हम उसके बाद अपने अधिकार, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, इस देश में रहते हुए, इस देश के संविधान के अंदर रहते हुए, उसके संरक्षण के लिए
और अपनी उन्नति, अपनी प्रगति के लिए ठीक से काम कर पाए, हमारी आवाज राजनीति के केंद्र तक पहुंच सके। तो एक हिस्सा ये था कि जो पहचान वाली बात अभी चल रही थी, जो बहस चल रही थी, इस पर आपके जो सवाल हैं वो सवाल मैं आखिरी में लूंगा। अब एक जो दूसरा हिस्सा है, जिस दूसरे हिस्से पे मुझे बात करनी है आप लोगों से, वो दूसरा हिस्सा है कि आदिवासी स्वशासन का मामला क्या है, या आदिवासी का अपना शासन, या उसका पूरा भारत में या संविधान में उसकी जगह कहाँ पे है और कैसे है। तो मैंने जो आपको बताया था कि जब अंग्रेज इस देश में आए और अंग्रेज इस देश में आने के बाद वो पूरे देश पे कब्जा करने लगे, अपना साम्राज्य फैलाने लगे, जहां वो कभी कायदे से घुस के जिनको वो कभी पूरी तरीके से गुलाम नहीं बना पाए, वो आदिवासी समाज और वो जंगलों में रहने वाला वो मुख्य समाज आदिवासी समाज था। तो जब अंग्रेज इस देश से चले गए और जब भारत आजाद हुआ और भारत का शासन आया, और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, जब अंबेडकर संविधान लिख रहे हैं, जब देश आजाद हो चुका है, तब ये बहस हुई कि आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनकी न्याय की व्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका सब कुछ हमारे समाज से अलग है, तो हम कैसे उनके शासन के लिए क्या व्यवस्था बनाएं? क्या हम जो शासन व्यवस्था अपनाने जा रहे हैं सब कुछ आदिवासी क्षेत्रों में वैसी लगा दें, या हमको उनके लिए अलग व्यवस्था बनाना चाहिए? क्योंकि असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्र के जो आदिवासी समाज के लोग थे वो मुखर होकर के इसकी लगातार मांग कर रहे थे, भारतीय राज्य के साथ लगातार अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए जूझ रहे थे। उसमें कुछ अलग तरीके के भी ग्रुप थे, पर वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो भारत में दो तरीके की व्यवस्था बनी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 244 में ये व्यवस्था बनाई गई कि भारत में आदिवासियों को अपने तरीके से शासन करने का अधिकार हम देंगे, और उसको भारत के संविधान में अनुसूची के अंदर अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में रखा गया। अनुसूची 5 में जिसको रखा गया, जो क्षेत्र आए उनको अनुसूचित क्षेत्र बोला गया, और अनुसूची 6 के अंदर यानी जो बृहत्तर असम का मामला था, जहां आज नागालैंड है, जहां मिजोरम है, जहां आज असम है, वो जो पूरे इलाके हैं उनको दिया गया अनुसूची 6, और उनको अनुसूची 6 दे करके उनके स्वशासन की व्यवस्था की गई। तो अगली थोड़ी देर हम इस पे बातचीत करेंगे कि वो स्वशासन की व्यवस्था क्या थी, क्या वो ठीक से आज काम कर पा रही है, और क्या हमको उसमें सुधार करने की या उसमें बदलाव करने की जरूरत है। तो एक जो पहला क्षेत्र है वो है अनुसूचित क्षेत्र, जिसको हम अनुसूची 5 के अंदर मानते हैं, यानी भारत में अलग अलग राज्यों में जहां भी आदिवासी समाज रहता है उस समाज के अपने स्वशासन की व्यवस्था के लिए अनुसूची 5 की व्यवस्था की गई, और अनुसूची 5 में उनको इस व्यवस्था को दिया गया। उसके अंदर क्या किया गया? उसके अंदर ये कहा गया कि अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर, या मान लीजिए महाराष्ट्र है या झारखंड है, तो अगर कोई ऐसा राज्य है जिसके अंदर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, तो उस पूरे इलाके को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन निकाला, राज्यपाल उसके मतलब देखने के लिए राज्यपाल उसको नियुक्त किए गए, और उसको अनुसूचित क्षेत्र बना दिया गया। तो मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कोई कानून बना या महाराष्ट्र में कोई कानून बना, तो वो कानून सीधा सीधा अनुसूचित क्षेत्र में उसी रूप में लागू ना हो पाए, इसकी व्यवस्था के लिए यह किया गया कि अनुसूचित क्षेत्र में राज्य यदि कभी कोई भी कानून बनाएगा तो राज्यपाल उसको अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार बदल के वहां पे लागू करवाएगा, या उस कानून का वो हिस्सा हटा देगा जो आदिवासी समाज की परंपरा और संस्कृति से मेल नहीं खाता है। मूल बात ये थी। और उसमें एक बात और रखी गई कि जब भी राज्यपाल ऐसा करेंगे तो वो जनजातीय सलाहकार परिषद से इसकी सलाह लेंगे, और जनजातीय सलाहकार परिषद में उस राज्य से चुनकर आए हुए आदिवासी विधायक होंगे, और आदिवासी समाज के जो परंपरागत लीडर्स रहे हैं, जो उनके नेता रहे हैं, जो उनके अगुवा रहे हैं, वो उसमें मनोनीत सदस्य होंगे। ये व्यवस्था की गई, और ये माना गया कि यदि भारत अगर कोई राज्य कोई कानून बनाएगा, मान लीजिए जंगल के लिए कोई कानून बना है ना, मान लीजिए कि वन अधिनियम के तहत कोई कानून लागू करना है,
मान लीजिए कि जल अधिनियम बना, पानी के लिए कोई कानून लागू करना है, तो वो कानून आदिवासी क्षेत्रों में हूबहू लागू नहीं किए जा सकेंगे। राज्यपाल उसमें जनजातीय सलाहकार परिषद से सलाह करके और वो जो जितना हिस्सा कानून का आदिवासी परंपरा और संस्कृति के से अलग होगा या उसके खिलाफ होगा, उसको हटा करके वो बाकी हिस्सा या उसमें बदलाव करके उसको लागू करेगी। ये व्यवस्था अनुसूची 5 में दी गई थी। कितनी कारगर हुई, उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आई, कितनी नहीं हो पाई, इस पे हम बात करेंगे। एक जो दूसरी व्यवस्था दी गई वो दी गई अनुसूची 6 के अंदर, और अनुसूची 6 का मतलब है मेजर जो मैं बात कर रहा हूं वो उत्तर पूर्वी राज्यों की है। वहां क्या किया गया, वो व्यवस्था अनुसूची 5 की व्यवस्था से ज्यादा बेहतर व्यवस्था बनी। उसमें यह कहा गया कि जो आदिवासी जहां रहते हैं उन आदिवासियों को उनका ही अपना हिल काउंसिल यानी जिला परिषद बना करके दे दिया जाए। जिला परिषद बना करके दे दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि उनका स्वशासी जिला परिषद। आप कभी उत्तर पूर्व में जाएंगे तो वो जो जिले जहां आदिवासी रहते हैं, जैसे बोडो जहां रहते हैं, जहां बाकी कहीं रहते हैं, उन सबको अपना जिला परिषद बना के, अच्छा वो जिला परिषद जो बना के दिया गया अनुसूची 6 के तहत, उसमें उनका अपना शासन होगा। वहां कलेक्टर की नहीं चलेगी, वहां राज्य में जो कानून बनेगा वहां वो लागू नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि असम में कोई कानून बना और असम में कोई स्वशासी जिला परिषद है या हिल काउंसिल है आदिवासी, तो वो कानून वहां लागू नहीं हो जाएगा। वो कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक जिला परिषद जो होगा आदिवासियों का वो वहां उसका प्रस्ताव पारित ना कर दे और प्रस्ताव पारित करके उसको लागू होने की अनुमति ना दे दे। इससे पहले वो लागू नहीं हो सकता है। अच्छा, और क्या अधिकार मिले, अनुसूची 6 के तहत जिला परिषदों को यह अधिकार मिला कि आप इन विषयों पर अपने जिले के अंदर कोई भी कानून बना सकते हो। इसका मतलब इस देश में एक कानून बनाने का अधिकार संसद के पास, दूसरा कानून बनाने का अधिकार राज्यों में विधानसभा के पास, और तीसरा कानून बनाने का अधिकार स्वशासी जिला परिषद में यानी अनुसूची 6 की जो हिल काउंसिल है उनके पास दिया गया। और उसमें आप को जानना चाहिए, या हो सकता है आप मुझसे पहले जानते हो, कि उसमें उनको अधिनियम बनाने का अधिकार, उसमें उनको कानून बनाने का अधिकार, उसमें उनको आपका न्याय करने तक का अधिकार दिया गया। और ये भी अधिकार दिया गया कि आप अपनी नगर की पुलिस व्यवस्था, अपनी पुलिस व्यवस्था वहां खड़ी कर सकते हैं। और ये अनुसूची 6 को मिला। ये अनुसूची 5 से अलग है। और अनुसूची 6 अगर आपको भारत में देखना है कहीं, तो आपको उत्तर पूर्व के राज्यों में वो बात देखनी चाहिए, वहां ये उनको मिला। और उसमें ये तक हुआ कि उनको गांव परिषद बनाने की आजादी मिली। तो जिले के स्तर पे वो अपना जिला परिषद बना लें और गांव के स्तर पर गांव परिषद बना लें, और इस तरीके से अपना स्वशासन, अपनी परंपरा और संस्कृति के हिसाब से अपना शासन चलाएं। अभी बीच में जो कश्मीर पे इतनी बातचीत हुई थी और जिसपे लोग कह रहे थे कि कश्मीर का अपना कानून बनाने का अधिकार है, भारत में ऐसे कई राज्य हैं जिनको आर्टिकल 270 और 271 के तहत अपने अनुसार कानून बनाने, और कई हिल काउंसिल्स हैं जिनको अपने अनुसार पूरी व्यवस्था करने का अधिकार मिला है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि इसकी जरूरत क्यों है, तो मुझे लगता है कि अभी उसको यह बात समझ ही नहीं आई है कि इतने बड़े देश में और इतने अलग अलग समाज और संस्कृति के देश में नागरिकों के लिए सारी व्यवस्था एक जैसे कैसे हो सकती है। अगर असम में किसी जगह पे आदिवासी रहते हैं और उस जिले में अपनी समाज के हिसाब से वो कोई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिए। ये बात संविधान बनाने वालों को समझ में आती थी। इसीलिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 की व्यवस्था दी गई। पर दिक्कत क्या हुई, दोनों व्यवस्था में हमको यह समझना है कि अनुसूची 5 में क्या क्या दिक्कतें हुई, अनुसूची 6 में क्या क्या दिक्कतें हुई। और ताकि आदिवासी समाज ये समझे कि जो सदाली पूछ रही थी और जो बाकी कई साथी नंद किशोर जी, उषा किरण जी जिन्होंने सवाल पूछा है कि हमको अपने संविधान में दी गई व्यवस्था, उस व्यवस्था का आज तक हम उसमें कहां तक पहुंचे और उसमें अब किन सुधारों की जरूरत है, उसको जानने के बाद इसकी लगातार मांग करके और इसके लिए लगातार भारतीय राज्य में संविधान के अंदर रहते हुए अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अंबेडकर के तरीके से प्रोटेस्ट करके अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। और अपने समाज के लीडरों से कहना चाहिए कि आप हमारे समाज के लिए या हमारे समाज की इस व्यवस्था के लिए आवाज उठाइए।
तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 जिसमें मैं बात कर रहा था, जिस स्वशासन की बात हम कर रहे थे, तो अनुसूची 5 में दिक्कत क्या हुई? अनुसूची 5 में ये दिक्कत हुई कि उसमें क्या हो गया, उसमें ये बात शामिल हुई कि भाई अगर कोई कानून बना राज्य में तो वो कानून अनुसूचित क्षेत्रों में हूबहू लागू नहीं होगा। राज्यपाल उसको जनजातीय सलाहकार परिषद की मदद से परंपरा और संस्कृति के हिसाब से बदल के लागू करेगी। पर लंबे समय में भारत के बड़े क्षेत्रों में अनुसूची 5 के तहत आदिवासी संस्कृति और समाज का संरक्षण नहीं हो पाया। जो कानून राज्यों में बने वो धड़ल्ले से आदिवासी क्षेत्रों में हूबहू लागू कर दिए गए। शुरुआत में पंचायती राज में यही हुआ, जंगल का जो वन अधिनियम बना उसके साथ यही हुआ। तो जो वन अधिनियम बना जिसमें डीएफओ को जंगल में शक्तियां मिलती थी, वो अनुसूचित क्षेत्र में भी उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। तो इससे ये हुआ कि आदिवासी समाज संस्कृति की अपनी पूरी व्यवस्था जो थी और उनका जो अपना पूरा अपने समाज को उस तरीके से अपने परंपरागत तरीके से बढ़ते हुए विकास की तरफ बढ़ने का जो उनका जो जिस संकल्पना को संविधान में और संविधान बनाने वालों ने किया था वो पूरा नहीं हो पाया। तो अनुसूची 5 उस तरीके से संरक्षण नहीं कर पाई आदिवासियों का, उनकी परंपरा का, उनकी संस्कृति का, उनकी न्याय व्यवस्था का, उनकी सामाजिक व्यवस्था का, जो संविधान बनाने वालों ने सोचा था कि ऐसा होगा। और ये लगभग सभी राज्यों में हुआ। अच्छा, अनुसूची 5 में ये जब दिक्कत हुई तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हर जगह अनुसूची 6 जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक मांग जो समाज की तरफ से निकल के आ रही है वो ये है कि अनुसूची 6 जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम अनुसूची 6 में आते हैं। जिन राज्यों में अनुसूची 6 लागू हुई थी वहां पे 2-3 चीजें हुई। वहां पे परंपरागत व्यवस्था बनी रही, वहां पे बाहरी तरीके से या बाहरी समाज का या बाहरी ताकतों का या कॉरपोरेट्स का या सरकारी व्यवस्था का या अधिकारियों का बहुत दखल नहीं हो पाया, और वहां पे शोषण आदिवासियों का कम हुआ। जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में होने के बावजूद आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों ने खरीदी, गैर आदिवासियों ने बेची, आदिवासियों के जो अपने तौर तरीके थे उसमें बहुत सारी जगहों पे हस्तक्षेप हुआ। अनुसूची 6 इसको बचाए रखने में बहुत हद तक मदद कर पाया। पर अनुसूची 6 के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आई या जो उसमें अभी समस्या है जिस पर मंथन करने की जरूरत है वो ये है कि वित्तीय व्यवस्था अनुसूची 6 में जिला काउंसिल के पास या हिल काउंसिल के पास नहीं थी, वो राज्य के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया था। मतलब जिला काउंसिल को चलाने के लिए उनके पास अधिनियम बनाने की शक्ति है, उनके पास कानून बनाने की शक्ति है, उनके पास नगर पुलिस बनाने की शक्ति है, उनके पास ग्राम परिषद बनाने की शक्ति है, उनके पास ग्राम गणराज्य की कल्पना की शक्ति है, उनके पास अपने लिए अर्थव्यवस्था करने के लिए टैक्स वैक्स लगाने की भी व्यवस्था है। पर जो उनको जिला काउंसिल को जितना पैसा राज्य से मिलना चाहिए था या जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो संवैधानिक ना होकर के राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। तो मान लीजिए कभी राज्य में ऐसी सरकार बनी जो सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखती है तो उस सरकार ने काम ठीक से किया, और अगर ऐसी सरकारें बनी है जो आप सब लिख ही रहे हैं, जो आरएसएस बीजेपी इस तरीके की सरकारें यदि बनी तो हुआ ये कि उस समय जो 6वीं जो अनुसूची के तहत जो काउंसिल्स को पैसा मिलना था वो पैसा उनको नहीं मिला लगातार। तो इससे 6वीं अनुसूची में भी एक समस्या पैदा हुई। तो 5वीं अनुसूची की व्यवस्था को राज्यपाल और जनजातीय सलाहकार परिषद के माध्यम से किए जाने की जो बात हुई उसमें संरक्षण की बात संविधान में नहीं लिखी गई थी, इसलिए संरक्षण नहीं हो पाया। और 6वीं अनुसूची में जो मैं अभी तक समझ पाया कि वित्तीय व्यवस्था का जो प्रावधान करना था वो प्रावधान संवैधानिक न होकर के राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया, इसलिए वहां भी जिस तरीके से चीजें हो पानी थी उसमें समस्या आई। अच्छा, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं इसके लिए संविधान के सम्मत या राज्य में या देश में अलग अलग कई कमेटियां बनी। अगर आप में से कुछ लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक से समझना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि एक किताब है आदिवासी क्षेत्र किस ओर। ये एक किताब है, मेरे पास उसकी जेरोक्स है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो किताब है आदिवासी क्षेत्र किस ओर। इस किताब में संवैधानिक संशोधन, भूरिया समिति और आने वाले समय में समाज को किन मुद्दों पे लड़ना चाहिए,
किन मुद्दों की मांग करनी चाहिए, अपने अधिकारों को संविधान से और भारत में रहते हुए किस तरीके से प्राप्त करना चाहिए, उसको समझने के लिए ये किताब जो आदिवासी क्षेत्र की ओर है, संविधान संशोधन भूरिया समिति, और इस पे आपको पढ़ना चाहिए, इस पे आपको जानकारी जमा करनी चाहिए। तो एक तो ये बहुत सारे सवाल आते जा रहे हैं, मैं सवाल लूंगा आखिरी में। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब हमने कहा कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 की व्यवस्था दी गई, तो राज्य यदि कोई भी कानून बनाएगा तो उस कानून को लागू करने के इससे पहले उसमें बदलाव करना पड़ेगा आदिवासी परंपरा संस्कृति और उनकी व्यवस्था को देखकर। तो मान लीजिए पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, तो पंचायती राज अधिनियम को जब आपको अनुसूचित क्षेत्र में ले जाना है तो उसके लिए आपको पेशा बनाना पड़ा। जब आपने पेशा बनाया यानी पंचायत का जो कानून है उसका एक्सटेंशन करना है, कहाँ पे करना है, शेड्यूल्ड एरिया में। पंचायती जो राज है अधिनियम उसका एक्सटेंशन है शेड्यूल्ड एरिया में। तो जब हम पंचायती राज अधिनियम का शेड्यूल्ड एरिया में एक्सटेंशन करेंगे, तो अगर आप मुझसे एक लाइन में पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका एक लाइन में मतलब है कि गांव में या गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था को स्वीकृति दे देना जो आदिवासियों की परंपरागत सामाजिक व्यवस्था है। यानी कि अगर किसी सामान्य गांव में ग्राम सभा और पंचायत की व्यवस्था है, तो उसके बजाय आदिवासी क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा लागू करके उनकी परंपरागत व्यवस्था को हूबहू उसके बदले अपना के वो व्यवस्था बनाई जा सकती है। पेशा के अंदर इतनी शक्तियां हैं। पर क्या पेशा लागू हो पाया और क्या पेशा के तहत वो अधिकार नीचे जा पाए, हमको इस पे समझना होगा। और हमारे आपके समाज को या समाज के लिए या जो अलग अलग सभी समाजों की चिंता करते हैं, जो सभी समाजों के लिए कार्य करके एक बढ़िया हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, सबको सशक्त करना चाहते हैं, उनको इस पे सोचना होगा और अध्ययन करना होगा। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि पेशा कानून ठीक से लागू हो जाए और किसी गांव में आदिवासी व्यवस्था के हिसाब से चीजें चलने लगे, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि उस गांव में स्कूल कौन सा बनेगा, स्कूल में मास्टर रखे जाएंगे, उनकी सैलरी, गांव की पुलिस की व्यवस्था, इन सब का पूरा मैनेजमेंट गांव के लोग करेंगे। उसके लिए राज्य सरकार से गांव के पास फंड में पैसा आएगा, गांव के लोग स्कूल के टीचर की नियुक्ति करेंगे, गांव के लोग उसको हटा पाएंगे। उसके लिए ब्लॉक का बीईओ और जिले का डीईओ और जिले का कलेक्टर नहीं, हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो गांव अपने आप में सक्षम होगा अपनी शिक्षा, अपने जंगल से आने वाले उत्पाद, अपने समाज के छोटे बड़े फैसले, उसमें तालाब के फैसले, शादी के फैसले, उसमें अन्य कोई फैसले, तो वो अपनी पंचायत बना लेगा और वो अपने तरीके से उस फैसले को करेगा। तो क्या होगा, तो मान लीजिए कि यदि कोई समाज है और वहां वो जंगल है और उस जंगल से अगर उसको कुछ संसाधन निकाल के लाने हैं, तो वो संसाधन जंगल से निकाल के लाएगा और वो समाज तय करेगा कि हमको किसी को बेचना है कि नहीं बेचना है, कितने में बेचना है। और तो और अब तो जब पेशा के साथ आईएफआर और सीएफआर आ गया है, मतलब जब फॉरेस्ट राइट मिल जाएगा, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, इसका सीधा मतलब है कि एक गांव, आदिवासी गांव जो परंपरागत रूप से जिस तरीके से रहता आया, उस पूरे गांव की बाउंड्री में, जो गांव की बाउंड्री उसको पता होती है, वहां तक जाए, उस बाउंड्री की मार्किंग करे। और जब मार्किंग कर ले तो एक दिन राज्य के अलग अलग विभागों के अधिकारी आएंगे, गांव के सारे लोग रहेंगे, उनके पीछे पीछे पूरा घूम को बता देंगे कि ये पूरा गांव हमारा है, इस गांव का जंगल हमारा है, इस गांव का ये पूरा क्षेत्र हमारा है, इसलिए इसका मैनेजमेंट हम करेंगे, हम इसकी व्यवस्था करेंगे और हम इसको चलाएंगे। और वो एक बार दस्तावेज वो फिर मैप में आएगा और मैप में काट करके वो पूरा मैप बना करके उस समाज को दे दिया जाएगा। कितनी शानदार व्यवस्था होगी कि पेशा के तहत ग्रामीण व्यवस्था जो पूरा कंपोजिट इलाका है वो आप अपने हिसाब से चलाएंगे, और दूसरा कि उसके अंदर के जितने संसाधन हैं पेड़ पौधे से वो आपको मिलेंगे। और जो मैंने आपसे पहले कहा कि यदि बृहत्तर आदिवासी समाज को ये मिल जाए, तो जिस जंगल कटने की और जिस पर्यावरण की समस्या से ये दुनिया जूझ रही है, ये उसका अपने आप में समाधान है। क्योंकि आदिवासी के अंदर लकड़ी काटने की लालच नहीं है, आदिवासी के अंदर पेड़ काट करके उससे बिल्डिंग बनाने की लालच नहीं है। वो जितनी संख्या में है उतनी संख्या में अपने लिए घर बनाएंगे, और उसके बाद क्योंकि उन्हीं जंगलों से उनके उत्पाद निकलने हैं, उन्हीं जंगलों के बीच उनको रहना है, उन्हीं जंगलों से उनकी जड़ी बूटी निकलनी है, वो उसका संरक्षण करेंगे।
तो जैसे ही पेशा कानून ठीक से लागू होगा, जैसे ही IFR CFR के कानून ठीक से लागू होंगे, और जैसे ही अनुसूचित क्षेत्र में जो कल्पना की गई थी वो कल्पना ठीक से तय होगी, तो इसका लाभ आदिवासी समाज को मिलने के साथ साथ भारत को मिलेगा, भारत के करोड़ों लोगों को मिलेगा, हिंदुस्तान के जंगलों को मिलेगा। और जो लोग जंगल बचाने, जीव जंतु बचाने और इस तरीके की जितनी मुहिम कर रहे हैं, उन सबको अपने आप प्रोटेक्शन और संरक्षण मिल जाएगा। पर ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वो जो वहां रहते हैं उनको उनकी भाषा में, उनकी तरीके से कोई समझाए, उनको बताए, उनको एक साथ खड़ा करे अपनी मांग के लिए। और हमारे आपके तरीके के लोग जो इन बातों को समझते हैं उनको उनके अधिकार दिलाने में मदद करें। हमारी सिर्फ इतनी भूमिका है कि जो अधिकार उनके हैं वो उनको दिलाया जाए। हम और कुछ नहीं करने जा रहे हैं। वो उनको मिल जाना चाहिए था जब से हिंदुस्तान का संविधान बना, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ। हम उसको ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाए, हम उस बात को उन तक पहुंचा नहीं पाए। तो इसलिए हमको ये समझना होगा कि जिस स्वशासन की बात हम कर रहे हैं उसमें अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के तहत हम कहाँ तक पहुंचे हैं, आने वाले समय में अब हमको किस तरीके की मांग करनी चाहिए। हमारे समाजों से यानी आदिवासी समाजों से जो विधायक चुन के आते हैं, जो सांसद चुन के जाते हैं, उनके पास समाज के डेलीगेट्स जाके मिले, उनको दें, प्रपत्र दें और उनसे कहें कि भैया इस आधार पे हमारी इस व्यवस्था को लागू करने में हमारी मदद करिए। और हम ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ऐसा सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि भारत या हिंदुस्तान जिसका एक आईन है, जो संविधान है, वो संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को, समाज छोड़िए, हर व्यक्ति को अपने मन से खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने, जीने, मरने, हर चीज का अधिकार उसके पास है। कोई उसके ऊपर ये दबाव नहीं बना सकता है कि तुम इस तरीके से रहो, इस तरीके से मत रहो, ये भोजन करो, ये भोजन मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हमारी संस्कृति और हमारे समाज की बात आएगी, तो हमारी संस्कृति और हमारी समाज को जब भारतीय राज्य में जब उसके अधिकार मिलेंगे, जब वो अधिकार बढ़ेंगे, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आदिवासी भारत से अपना और ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। वो हिंदुस्तान से और यहाँ की राज्य से और यहाँ की व्यवस्था से और शानदार तरीके से जुड़ सकेंगे। और जब वो अपने राजनैतिक सामाजिक अधिकार को प्राप्त कर लेंगे और बाकी समाजों की तुलना में बराबरी से रहेंगे, तो ज्यादा सुंदर भारत, ज्यादा मजबूत भारत बनेगा। तो हमको इस दिशा में काम करना चाहिए। तो एक बात थी कि हम आदिवासी स्वशासन पे बात करें और उसमें खासकर मोटे तौर पर हम सब ये समझने की कोशिश करें कि अनुसूची 5 की व्यवस्था क्या है, कहाँ तक पहुंची, उसमें क्या बदलाव करने हैं, 6 की व्यवस्था क्या थी, उसमें क्या बदलाव करने हैं, क्या अनुसूची 6 जैसी व्यवस्था ही हर जगह होनी चाहिए, इस पे बहस की जरूरत है। और फिर पेशा और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट यानी सामुदायिक वन अधिकार जैसे कानूनों को जानना, समझना, उसकी जागृति के लिए काम करना। और अभी मैं आपको सिर्फ इन सब से परिचित कराने के लिहाज से बातचीत कर रहा हूं। कोशिश ये होनी चाहिए कि आदिवासी समाज में इन सब पे अलग से चर्चा हो, अलग से ट्रेनिंग हो, सरल उनकी भाषा में ये सारी चीजें लिखकर उन तक पहुंचाई जाए, उनको बताया जाए। और एक सुंदर भारत बनाने के लिए, एक मजबूत और अनेकता में एकता वाला भारत बनाने के लिए उस समाज को उसके अधिकार दिलवाए जाएं। तो एक बात ये थी जो मैं आपसे करना चाहता था। अब इसके बाद एक बात और है। एक बात है कि संविधान क्या है और क्या संविधान का होना हमारे लिए जरूरी है, आदिवासियों के लिए जरूरी है, भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। संविधान क्या है? क्योंकि मैं जब बहुत से लोगों से बात करता हूं तो उनको लगता है कि कोई ऐसी किताब है या हम ऐसी किसी चीज की बात कर रहे हैं जिसका हमसे कोई सीधा संबंध ही नहीं है, जिससे हमारा कोई जुड़ाव है ही नहीं। तो मैं आप लोगों से जो बात कहना चाह रहा हूं या संविधान पे जो बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब तक हम सबके पास भारत के संविधान को पढ़ने, समझने, जानने और उससे हमारा सीधा संबंध कैसे बनता है इसकी क्षमता नहीं होगी, तब तक हम संविधान में लिखे हुए अपने लिए दिए हुए अधिकार जो हमको आज़ादी के समय से मिल चुके हैं, हम उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे पास भारत का ये संविधान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भारत का मूल संविधान है।
भारत का मूल संविधान मतलब जैसे भारत का संविधान लिखा गया और लिखने के बाद जो संविधान भारत का बना, ये वो संविधान है। और इस संविधान की एक कॉपी मैं अपने पास रखता हूँ। ये भारत का संविधान है। जिस संविधान को पढ़ना, जिस संविधान को जानना और अपने पास रखने का मुझे गर्व है, और मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर नागरिक के पास ये किताब होनी चाहिए, फिर वो आदिवासी समाज का हो, गैर आदिवासी समाज का हो, कहीं से भी आता हो। तो ये जो संविधान की किताब मैंने अभी आपके पास रखी, दिक्कत ये है कि हमारे घरों में बचपन से अलग अलग धर्म की किताबें, धार्मिक किताबें तो होती हैं, पर जिस किताब से हमारा देश चलता है, हमारे पास न वो किताब है, न उसको समझाने, पढ़ाने और बताने वाले लोग हैं, और न हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं। अगर एक लाइन में मैं आपसे एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि एक संविधान को कैसे समझा जाए और कैसे संविधान युवा के लिए, बुजुर्ग के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, आदिवासी के लिए, गैर आदिवासी के लिए, सबके लिए जरूरी है। एक लड़का और लड़की, एक लड़का आदिवासी समाज का है और एक लड़की गैर आदिवासी समाज की है, और दोनों कहीं दिल्ली में जो जहाँ पे इंडिया गेट है और जहाँ पे संसद भवन है वहाँ घूम रहे हैं, और वहाँ अंबेडकर जी की एक मूर्ति है, और अंबेडकर की मूर्ति ऐसे एक इशारा कर रही है किताब को दिखाते हुए। तो लड़की पूछती है लड़के से कि ये जो संविधान, ये जो आदमी है, इस आदमी ने ये कौन सी किताब पकड़ रखी है, ये क्या किताब ऐसे पकड़े रहते हैं? अंबेडकर की मूर्ति की तरफ दिखा के पूछती है। तो लड़का कहता है कि ये वही किताब है जो हम दोनों को मिला देगी, और लड़की मुस्कुरा देती है। मेरे कहने का मतलब है कि संविधान वो एकमात्र किताब है, वो एकमात्र आईन है जो इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक को अपने मन पसंद का जीवन जीने का अधिकार देता है, उसको सपने देखने का अधिकार देता है। वो आदिवासी क्षेत्र में जसपुर में, आदिवासी क्षेत्र में महाराष्ट्र में, वो आदिवासी क्षेत्र में बस्तर में, वो आदिवासी क्षेत्र में झारखंड में, कहीं भी पैदा हुआ हो, वो इस देश में कुछ भी बनने का सपना देख सकता है। वो सपने देखने का अधिकार भारत का संविधान देता है। कोई आदिवासी लड़का ये सपना देख सकता है कि मैं एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। कोई आदिवासी लड़की इस देश का सपना देख सकती है कि मैं एक दिन इस देश की राष्ट्रपति बनूंगी। और वो ताकत अगर किसी किताब से निकल के आती है तो वो किताब केवल और केवल ये संविधान की किताब है जो मैंने आपको अभी दिखाई। क्योंकि हमारा पूरा देश इस किताब से चलता है। ये देश किसी के भाषण से नहीं चलता है, ये देश किसी के मन से नहीं चलता है, ये देश किसी विचारधारा और पार्टी से नहीं चलता है, ये देश इस संविधान से चलता है। तो जितने ज्यादा लोग इस संविधान को पढ़ेंगे, जितने ज्यादा लोग इस संविधान को जानेंगे और जितने ज्यादा लोग इसको समझ के अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे, उतना ये देश मजबूत होगा। तो आज गोंडवाना दर्शन के जिस पेज से मैं जुड़ा हूं, मेरा संविधान पे बात करने का मतलब यह है कि संविधान में जो मूल अधिकार मिले हैं वो मूल अधिकार सबको मिले हैं, आदिवासियों को भी मिले हैं। उन मूल अधिकारों को जानने और बताने की जरूरत है। जैसे उसमें से एक मूल अधिकार है कि कोई हमसे अपने गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार नहीं छीन सकता, और उसी संविधान में लिखा है कि आदिवासियों को अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाए रखने का, बनाए रखने का अधिकार है। तो आदिवासी को उसकी किसी परंपरा या संस्कृति के नाम पे पुलिस कभी उठा के नहीं ले जा सकती है, पर हम देखते हैं कि ऐसा होता है। पर संविधान ने तो अधिकार दे रखा है, जानकारी नहीं है, इसलिए वो संविधान से अपने अधिकारों के लिए लड़ने नहीं जाता है या लड़ नहीं पाता है। उसकी जानकारी होना जरूरी है। इसके साथ संविधान में अलग अलग, संविधान में मूल अधिकार जो हैं, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके अंदर जो आदिवासियों के अधिकार लिखे हैं, संविधान में अनुच्छेद 244(1)(2) में जो आदिवासियों के अधिकार लिखे हैं, और इसके अलावा पूरी भारत में जो व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था काम कर रही है, उसके लिए जो अधिकार लिखे हैं, उन अधिकारों को, उन कर्तव्यों को बताए जाने और जागरूक किए जाने की जरूरत है। तो यदि आज के बाद कोई पूछे कि संविधान क्या है, तो मैं हमेशा से कहता हूं कि संविधान वो किताब है जिससे ये देश चलता है, जो मेरे सपने देखने की आज़ादी है, जो मेरे खाने पीने की पसंद को बचा के रखती है, जो मुझे मेरे तरीके के पहनावे ओढ़ावे को पहनने देती है, वो उससे मुझे रोक नहीं सकती है। तो ये एक मामला है, और इसलिए संविधान पढ़ा समझा जाना चाहिए। एक जो छोटी सी बात है, एक और हिस्सा है जो लोग कहते हैं
कि आप इस बात की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर आदिवासी समाज मुख्य धारा के समाज की तरह हो रहा है, या उसमें बदलाव आ रहे हैं, या उनको हम अपने हिंदू समाज में, ईसाई समाज में, इस्लाम समाज में बदल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? देखिए, उसमें दिक्कत ये है कि इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंडमान निकोबार में द्वीप में जो आदिवासी रह रहे हैं उन सबको वहाँ से निकाल के ले आए और उनको बाकी समाजों की तरह अलग तरीके से तैयार कर दिया जाए। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं, जैसे जंगल, हम जंगल की बात करते हैं ना, तो जंगल में जब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं तो हम उसको जंगल कहते हैं। और उससे क्या होता है? उससे पूरा जंगल जो होता है सुरक्षित होता है। इसका सबसे क्लासिकल उदाहरण मैं आपको कृषि से देता हूँ। खेती में जब से एक प्रकार के चावल पैदा होना शुरू हुए, तब से एक बीमारी आती है और लाखों हेक्टेयर धान खराब हो जाते हैं। पर जब पहले खेती में विभिन्नता थी, लोग अपने अपने तरीके के धान उगाते थे, अपने अपने तरीके की फसल उगाते थे, तो कभी भी कोई एक बीमारी पूरे राज्य की फसल को खराब नहीं करती थी, पूरे इलाके की फसल को खराब नहीं करती थी। और क्या होता था? एक फसल की बीमारी दूसरे फसल की बीमारी से ठीक कर दी जाती थी। पर हमने क्या किया? हमने सबको एक करने की सनक ठानी कि हम सब कुछ एक जैसा कर देंगे। अगर आप मनुष्यों में भी ऐसा करेंगे कि आप सबको एक बना देना चाहेंगे, तो आप असल में सभी मनुष्यों का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर अलग अलग संस्कृतियां होंगी तो अलग अलग तरीके के खान पान होंगे, अलग अलग तरीके के मनोरंजन होंगे, अलग अलग तरीके के समाज होंगे। और जब कोई समाज किसी संकट में फंसेगा तो कोई दूसरा समाज उसको वहां से बचा के निकाल लेगा। पर यदि आपने सबको एक जैसा बना दिया तो जब मरने की बारी आएगी, जो संकट की बारी आएगी, तो पूरा देश एक साथ डूबेगा। मैंने आपसे क्या कहा कि अंग्रेजों के समय यदि आदिवासी समाज मुखरता से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह न किया होता तो अंग्रेज हमारे जंगलों में घुस के पता नहीं कितना बड़ा जंगल का हिस्सा काट दिए होते। जो कि उन्होंने मैदानी भागों में, जो कि उन्होंने गंगा के बेल्ट में, जो कि उन्होंने भारत के बाकी भागों में किया, पर वो उन भागों में नहीं घुस पाए। क्यों? क्योंकि एक समाज था जिसके जीने के तरीके, जिसके काम करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि वो जो आदिवासी समाज है उसको अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, जानकारी जमा करनी पड़ेगी और उसको इस व्यवस्था के तहत लड़ना पड़ेगा। वो जीत जाएगा अगर वो एक साथ रहेंगे, लामबंद रहेंगे, पढ़े लिखे समझदार अलग समाजों के लोग साथ रहेंगे, तो वो पक्का उनको उनके अधिकार मिल जाएंगे। क्योंकि देश सबका है, देश उद्योगपतियों का नहीं है, देश किसी एक धर्म के लोगों का नहीं है, देश किसी एक जाति के लोगों का नहीं है। तो मोटी जो आज बात मुझे आपसे, क्योंकि मेरी आपसे शुरुआती चर्चा थी, यही 3 बात मुझे आपसे करनी थी कि आदिवासी कौन है, उनके अपने स्वशासन की क्या व्यवस्था है, उसमें क्या सुधार होंगे, उस पर क्या क्या हमको सोचना पढ़ना चाहिए, और तीसरा कि संविधान क्या है और संविधान को जानना पढ़ना, उससे जुड़ने की जरूरत क्यों है। तो इस पे फिर बाद में एक एक टॉपिक पे यदि आपको लगेगा, जैसे अगर आपको लगेगा कि हमको अनुसूची 5 पे विस्तार से बात करनी है, अनुसूची 6 पे विस्तार से बात करनी है, या संविधान पे ही विस्तार से बात करनी है, या पहचान पे ही विस्तार से बात करनी है, तो हम उस पे फिर और बातचीत करेंगे। अब मैं जो सवाल आप सबके आए हैं ऊपर से, उन सवालों को लेने के लिए बढ़ रहा हूँ। तो इसमें उषा किरण आत्रम जी का सवाल है कि बहुत सुंदर महत्वपूर्ण जानकारी थी, आदिवासी हिंदू नहीं है फिर भी जबरदस्ती मोहन भागवत हिंदू कहता है, ऐसी जबरदस्ती क्यों कहते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि देश संविधान से चलता है, पर एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी, संविधान से चलता है का मतलब क्या है। संविधान से निकलती हैं बहुत सारी संस्थाएं, संविधान से निकलते हैं बहुत सारे पद। अगर उन संस्थाओं पे, उन पदों पे ऐसे लोगों का कब्जा हो जाए जो लोग इस देश के लोकतंत्र में और संविधान में यकीन नहीं रखते हैं, तो वो इसी तरीके की बातचीत करेंगे। पर ये देश, मैंने जैसा आपसे कहा, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, और जब लोग ये तय कर लेंगे कि हमको इनको नहीं चुनना है, हमको इनको इसलिए नहीं चुनना है क्योंकि ये हमारे विचार से ही सहमत नहीं है, ये संविधान के विचार से ही सहमत नहीं है, तब हम इनको खारिज कर पाएंगे। पर उसके लिए हमको सामाजिक एकता की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। तो जो आदिवासी हिंदू बन गए हैं ना, जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं, जो आदिवासी कोई और धर्म अपना चुके हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि उनकी प्राथमिक पहचान या उनकी मूल पहचान आदिवासी पहले है, और इस तरीके से एक साथ होकर के इसका प्रयास
करना चाहिए। और मोहन भागवत क्या, हिंदुस्तान में कोई भी आदमी इस तरीके की बयानबाजी करे तो उसका पूरी ताकत से संविधान और हिंदुस्तान की व्यवस्था के अंदर रहते हुए विरोध करना चाहिए हम सबको। गोपाल सिंह जी का सवाल है कि आदिवासी को आदिवासी रहने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपसे बताया भी यही बिल्कुल सही तरीका भी होगा और इसकी ज़रूरत है। और अच्छा है कि इस दशक में इसकी मांग मुखर होकर के सामने आई है। इसमें यह है कि हाँ, अब आप कह रहे हैं कि आरएसएस जबरन आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगी है, किसी के ऊपर जबरन थोपना नहीं चाहिए। देखिए, आदिवासियों को ईसाई बनाने की भी परंपरा चल रही है, आदिवासियों को हिंदू बनाने की भी परंपरा चल रही है। भारत का संविधान ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन से अपना धर्म चुनने का अधिकार है, उस पर कोई रोक नहीं है। पर यदि आप उसको कोई दबाव दे करके या उसके घर में कोई बीमार हुआ उसके इलाज का लालच दे करके या उसके बच्चों को पढ़ाने के नाम पर उसको ले गए और उसको पढ़ा करके अगर आप उसको ईसाई बनाएंगे, अगर आप उसको हिंदू बनाएंगे, अगर आप उसको बौद्ध बनाएंगे, तो ये भारतीय संविधान की व्यवस्था के खिलाफ है। हमको इस बात को समझना चाहिए। इसमें एक बात और है कि जैसे ही आप ये कहेंगे ना कि ये गलत है, तो ये जिनका जिक्र आप कर रहे हैं आरएसएस और ये बाकी लोगों का, ये कहेंगे कि जो आदिवासी दूसरा धर्म अपना लिया है उसका आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। एक सवाल इस पे ये आता है। तो इस पे मुझे लगता है कि इस बात को हम सबको ठीक से समझना चाहिए कि आरक्षण का आधार किसी व्यक्ति का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है कि वो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कितना पिछड़ा है। किसी आदिवासी व्यक्ति ने यदि स्वेच्छा से कोई धर्म चुन लिया, वो धर्म हिंदू धर्म है या वो धर्म ईसाई धर्म है, तो इससे उसका आरक्षण खत्म नहीं हो जाता। हमें प्रयास इस बात का करना है कि वो अपने आदिवासी परंपरा संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ उसको गर्व महसूस करे और उसके साथ खड़ा हो। पर यदि किसी ने चुन लिया तो इससे आप उसका आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा चुनने से उसका सामाजिक पिछड़ापन या शैक्षणिक पिछड़ापन तत्काल खत्म नहीं हो जाता है। तो ये बात हमको समझनी है। और जैसे ही आरएसएस और हिंदू महासभा ये बात कहे तो हमको ये साफ कहना है कि फिर तो आदिवासी हिंदू भी नहीं था। इसका मतलब जो आदिवासी हिंदू बने तुम उनका भी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो। तो जो हिंदू आदिवासी कभी ये सोचता है कि आरएसएस वाली हमारे लिए बात कर रहे हैं, उसको भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो हमारे लिए बात नहीं कर रहे हैं। आदिवासी के लिए प्राथमिक पहचान आदिवासी होना है और उस प्राथमिक पहचान से उसको जाना जाना चाहिए। अगर उसने कोई धर्म चुना है स्वेच्छा से, तो इससे उसके आरक्षण के खत्म होने की बात नहीं होनी चाहिए, जो मेरी अभी तक की समझ कहती है। अब इसमें जो नए सवाल कुछ और हैं कि देश में नाम बस का लोकतंत्र है, बाकी तो अलोकतांत्रिक काम हो रहे हैं, संविधान के हिसाब से काम कहाँ हो रहा है। गोपाल सिंह जी, मैं इतना निराशावादी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि देश में यदि सब लोग, जो लोग देश में रहते हैं, अगर देश का मतलब वो है और यदि वो लोग अपने हिसाब से, मतलब यदि वो लोग तय कर लें और एकजुट हो जाएं, तो बहुत समय ऐसे तानाशाह आए हैं, बहुत देशों में आए हैं जिन्होंने अपने मन से कुछ भी करना शुरू किया है पर उसको रोका गया है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण इस समय दिल्ली बॉर्डर पे चल रहे किसानों का आंदोलन है। किसानों के विरोध में, किसानों के खिलाफ एक ऐसा बिल बनाया गया है जो आने वाले दशकों में किसानों को बर्बाद कर देगा। उसकी लड़ाई वो किसान लड़ रहे हैं, आप जा करके देखिएगा, इतना शानदार तरीके से वो आंदोलन हो रहा है और सारी व्यवस्था उन लोगों ने खुद करके रखी है। और मैं गया था दिल्ली में उस किसान आंदोलन में। मैंने एक किसान साथी से पूछा कि आप लोग दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हम अगर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से चल के दिल्ली बॉर्डर के 20 किलोमीटर तक आ सकते हैं, तो क्या हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं? हम जा सकते हैं, पर हम सरकार से ये कह रहे हैं कि हम इस देश में रहने वाले लोग हैं, हमने ये कानून नहीं मांगा था, हमारे खिलाफ ये कानून मत बनाओ, इस कानून को वापस ले लो। अगर वो नहीं समझेगी तो हम अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे आपके पास जो एकमात्र रास्ता है, जो गांधी का रास्ता है, जो अंबेडकर का रास्ता है, जो नेहरू का रास्ता है, वो रास्ता ये है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से एकजुट होकर के लगातार अपनी मांग को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रखकर उसके लिए लड़ें और उसके लिए मांग उठाएं, उसकी आवाज़ बनाएं, अपनी मीडिया बनाएं। इस बिकाऊ मीडिया, इस गोदी मीडिया के बजाय अपनी मीडिया बनाएं। जैसे आप लोगों ने ये गुणवाना दर्शन बनाया जिसके तहत मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा ना होता तो जितने साथियों से मैं बात कर पा रहा हूँ उनसे मेरी बात ना हो पाती। एक पवन ठाकुर हैं, उनका सवाल है कि हर राज्य को अपनी संस्कृति भाषा धरोहर के रूप में मिली है, परंतु गोंडी भाषा बहुत ही व्यापक स्तर पर बोले जाने पर भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इतने राज्यों में बोले जाने पर भी मान्यता नहीं मिली है।
आदिवासियों की आवाज़ को दबाना है। देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि गोंडी को मान्यता मिलनी चाहिए, पर संविधान में जो 8वीं अनुसूची है जिसके तहत 22 भाषाएं शामिल हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर जागरूक तरीके से लगातार प्रयास किया जाता रहा तो गोंडी भी उसमें शामिल हो जाएगी। पर ना उसमें शामिल करने के कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं कि उसको इतने लोग बोलते हों, उसकी लिपि बनी हुई हो, उसमें इतने साहित्य हो या उसको लिखने की व्यवस्था हो। एक बार मुझे लगता है कि जो साथी गोंडी को चाहते हैं कि वो भारत की 8वीं सूची की भाषा में शामिल हो जाए, तो उनको एक बार वो क्राइटेरिया पहले निकालने चाहिए और उन क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को रख के उसके बाद उसको संवैधानिक प्लेटफॉर्म्स पे प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे लगता है बात बनेगी। और आपका सवाल बहुत बेहतर सवाल था और मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं भी साथ हूं कि हमको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक है कि हर राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद में दलाल लोग बैठे हैं, इनसे उम्मीद करना बेकार है। देखिए, जनजाति सलाहकार परिषद में आदिवासी समाज के लोग ही हैं, तो अगर आप अपने समाज के लोगों के साथ संवाद स्थापित करके या उन लोगों को जिनको आपने चुना है उनके ऊपर यदि आप दबाव नहीं बना पा रहे हैं या उनके लिए इसके लिए उनसे अपने आवाज़ उठाने के लिए कानून बनाने के लिए आप नहीं कह पा रहे हैं, हम नहीं कह पा रहे हैं, तो हमको ये समझना होगा कि ये सामाजिक दबाव की कमी है, ये जागरूकता की कमी है। और जो लोग वहाँ पहुँचे हैं उनकी उत्तरदायित्व तो जो समाज को लेना चाहिए, समाज को जो सवाल उनसे पूछने चाहिए जब वो समाज से, क्योंकि विधायक बन गया तो ऐसा तो नहीं होगा कि अपने समाज में अपने गाँव में लौटेगा नहीं। जब वो लौटे तो उनसे वो सवाल पूछने चाहिए और इस पर बातचीत करनी चाहिए और सामाजिक दबाव बनाना चाहिए जो विधानसभा और संसद में चुन के गए हैं उन सांसदों के ऊपर। और ये दबाव सिर्फ आदिवासी सांसदों और आदिवासी विधायकों पर ही क्यों हो? ये जिम्मेदारी इस देश को चलाने वाली हर सरकार और हर विधायक, हर सांसद के, हर मुख्यमंत्री और हर प्रधानमंत्री के ऊपर होनी चाहिए कि आपको हमारे अधिकार देने चाहिए, क्योंकि वो संविधान में लिखे हैं और वो हमारे जायज अधिकार हैं। और जैसे जैसे समाज जागरूक होगा, दबाव बनेगा, आप देखिएगा जनजातीय सलाहकार परिषदों में कायदे के लोग पहुंचेंगे। जो पहले हमारा एक केंद्र के स्तर पे परिषद बना हुआ होता था उसकी बात होगी, पर इसके लिए हम सबको मेहनत करना पड़ेगा और हम सब जूझेंगे तो ये बात बनेगी। इसके बाद उषा किरण जी का सवाल है कि गोंडी भाषा अति प्राचीन है, करोड़ों की संख्या में गोंडी बोलते हैं, फिर भी 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दे रहे हैं। प्राचीन भाषा पर अन्याय नहीं है, गोंडी भाषा को नष्ट करने की चालाकी। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ना एक है कि किसी चीज़ का नहीं होना, क्योंकि हमारी राजनीतिक और हमारी जो व्यवस्था है उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले लोग या उसमें उस तरीके से हमारी आवाज़ को रख कर उसको हासिल दिलवा देने वाले लोग कम होते हैं। पर मैं अभी इस बात से सहमत नहीं हूँ उषा किरण जी की कोई चालाकी या कोई षड्यंत्र है, पर मैं इतना मानता हूं कि बिल्कुल जो आप आधार बता रही हैं उस आधार पे उसको 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए और इसके लिए वो सारे क्राइटेरिया एक बार हमको निकाल के देखने चाहिए और उसके हिसाब से हमको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बात बनेगी और मैं आप लोगों के साथ हूं इसमें, मेरे से अगर कोई सहयोग होगा तो जरूर बताइएगा। और इसके बाद एक सवाल है, आदिवासी नेता समाज के न होकर के पार्टियों के हो गए हैं आजकल, अब आवाज कौन उठाएगा समाज के लिए? क्यों हुआ ऐसा गोपाल जी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप और हम सामाजिक दबाव खत्म कर रहे हैं। अब पार्टियां क्या कर रही हैं? टोकन के लिए किसी आदिवासी को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को नेता बना रही हैं। जब तक समाज से निकला हुआ प्रखर आवाज, देखिए इसकी समस्या का एक प्रॉब्लम और है। हिंदुस्तान जब बना, भारत जब आजाद हुआ तो भारत के संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा गया था कि भारत पार्टी तंत्र में बदलेगा। भारत में लिखा गया था कि भारत लोकतंत्र होगा, पर भारत पार्टी तंत्र में बदला। भारत में पार्टियां हैं अलग अलग, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है और बीजू जनता दल है, सब अलग अलग पार्टियां बन गई। और अब विधानसभा या संसद में पहुंचना और पहुंचकर कानून बनाना केवल तभी संभव हो सकता है जब आप पार्टी के सदस्य हों। तो इससे पार्टी में होना राजनीति में होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और बीते 7-10 सालों में जिस तरीके से राजनीति को बदला गया है उससे ये हुआ कि बिना बहुत पैसे और बिना बहुत तरीके के वो व्यवस्था घालमेल किए आप उस सेटअप के अंदर नहीं जा पाएंगे। हमको इसको फिर से रीअसर्ट करना पड़ेगा। हमको ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जब आदिवासी समाज, मान लीजिए किसी जिले में आदिवासी समाज के लोग हैं और उनके 5 लाख वोटर हैं और 5 लाख वोटर में कांग्रेस ने एक आदिवासी को उतारा, बीजेपी ने एक आदिवासी को उतारा और किसी पार्टी ने एक आदिवासी को उतारा।
और अगर इन तीनों पार्टियों या मान लीजिए इन पार्टियों ने उस व्यक्ति को नहीं टिकट दिया जो समाज की बात वाकई में करता था, तो समाज को अपने तरफ से एक कैंडिडेट खड़ा करके लड़वाना चाहिए जो निर्दलीय लड़ेगा। और जब ऐसा होने लगेगा तो समझ में आने लगेगा पार्टियों को कि भैया इनके समाज के किसी व्यक्ति को चुनो, तभी इसको वोट मिलेगा, ये तभी वो जीतेगा। क्योंकि जब भी जीतने हारने की बात आएगी ना, तो फिर पार्टियां अपना व्यवहार बदल देंगी। ये बिल्कुल वैसा है कि जिस दिन भारत में औरतें अपने मुद्दों पे वोट करने लगेंगी, उस दिन पार्टियों को 50% कैंडिडेट ऑटोमेटिक महिलाओं को बनाना पड़ेगा। अभी महिलाएं हिंदू होने के नाम पे, छत्तीसगढ़ी होने के नाम पे, महाराष्ट्रियन होने के नाम पे या किसी और किसान होने के नाम पे वोट करती हैं, महिला होने के नाम पे वोट नहीं करती हैं। इसलिए महिला वोट बैंक अभी है नहीं, तो महिला के मुद्दे राजनीति में दिखते नहीं है। तो ये एक क्रमिक विकास होगा जिसके तहत हम ऐसा कर पाएंगे। आदिवासी की जमीन दूसरे लोग लेते जा रहे हैं नियम होने के बाद भी। जो मैंने आपसे कहा कि 5वीं अनुसूची जहां पे ठीक से लागू नहीं हो पाई या फेल कर गई, तो वहां से क्या सुधार अब 5वीं अनुसूची में होने चाहिए, हमको इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, इसको समाज तक ले जाना पड़ेगा और इसके लिए बात करना पड़ेगा। और जो सताली जी कह रही हैं कि समाज एकत्रित होके अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, ये बिल्कुल सही बात है। आवाज उठानी पड़ेगी, लोकतांत्रिक तरीके से उठानी पड़ेगी, संवैधानिक तरीके से उठानी पड़ेगी। और हमारे जैसे लोग जो आदिवासी समाज से नहीं है, जो सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं खड़ा रहूंगा, इस बात की मुझे उम्मीद है। अब एक सवाल है कि दशकों से ज़्यादा संवैधानिक सवाल पूछे, अपने संवैधानिक अधिकार के बारे में सवाल आखिरी में पूछे। अच्छा ठीक है, सवाल आखिरी में पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल नाम मात्र के हैं, कोई कदम नहीं उठाते हैं आदिवासियों के लिए। अच्छा, यही राज्यपाल जब किसी चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकना हो या जब किसी आदिवासी मुख्यमंत्री को काम करने से रोकना हो, तब तो ये काम करते हैं। और जब यही राज्यपाल आदिवासी समाज के लिए कानून बनाने की और काम करने की बात आती है तो नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि उनके ऊपर इसका दबाव नहीं है। लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से ही हमको उसका डिजाइन बनाना पड़ेगा और तब हम इन सब कामों को कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। सरपंच, सचिव, वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों को भी देने की जरूरत है, तभी संभव है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ मनीष जी आपकी बात से, बिल्कुल तभी संभव हो पाएगा। और आपको पता है इसके लिए पूरी व्यवस्था है, इसके लिए विभागों के पास बजट है, इसके लिए जानकारी है। पर अब बताइए, उसके ऊपर ना कोई मीडिया खबर चला रही है, उसके ऊपर कोई अधिकारी बता नहीं रहा है, समाज के लोगों को जानकारी पता नहीं चल रही है। तो पहला तरीका है जो हमको अंबेडकर जी ने सिखाया कि पहले शिक्षित हो, फिर संगठित हो और फिर संघर्ष करो। जो हमको गांधी ने सिखाया कि पहले अपने अंदर का डर निकालो और अपने मांग को अपनी पूरी ताकत से एक साथ एकजुट होकर के रखो, सत्याग्रह करो, लड़ो अपने अधिकारों के लिए, वो हमको करना पड़ेगा। गोपाल सिंह जी कह रहे हैं अनुसूची 6 जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, पर अनुसूची 6 में भी गोपाल सिंह जी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं और उसमें भी बहुत सारी समस्या हैं। मुझे लगता है कि अनुसूची 6 के लिए जो आगे के प्रावधान संविधान संशोधन के हैं, हमको उनको भी जानना चाहिए। और यदि हम ऐसी कोई व्यवस्था पे जा रहे हैं तो इस पे बड़े समाज में संवैधानिक संस्थाओं के बीच में चर्चा हो और उसके बाद लागू किया जाए, पर किया जाना चाहिए। संविधान हर घर में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर संविधान को ऐसा भी ना हो कि उसकी समझ ही ना बने। जैसे मैं आपको बताता हूँ, भारत में संविधान है और भारत में मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई डायरेक्टर है जो फिल्म बनाता है या बनाती है, जैसे एकता कपूर का सीरियल आप देखेंगे, कई बार उस सीरियल में दिखाएगा कि एक पुलिस वाला आता है घर के बाहर और घर के बाहर कहता है चलो तुमको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, और घर के लोग भयंकर रोने लगते हैं और दोनों हाथ आगे कर देते हैं, पुलिस हथकड़ी लगा के उसको ले जाती है। ये बिल्कुल असंवैधानिक बात है। भारत के संविधान में लिखा है, अनुच्छेद 20 और 22 को ठीक से आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति को जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए आप हथकड़ी लगा के उसके घर से नहीं ले जा सकते। पर सिनेमा और पिक्चरों में क्या दिखाया जाने लगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब जब संविधान को व्यापक तरीके से हर तबका हर वर्ग पढ़ेगा तो यह बदलाव धीरे धीरे करके आना शुरू होगा। तब हमारे सिनेमा में भी वही बातें दिखाई जाएंगी। आप कल्पना कीजिए कि सिनेमा में कोई भी पिक्चर है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ पे बनी, किसी और राज्य पे बनी, और उसमें एक कहानी में ये दिखाया जाए कि किस तरीके से आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी समाजों या अलग उस कानून को न मानने वाले लोगों ने छीना और कैसे उन्होंने उस कानून का इस्तेमाल किया और अपनी जमीनों को फिर से प्राप्त किया। बताइए बड़े समाज में जागृति ऐसी आ सकती है कि नहीं? ऐसा कब होगा? जब आदिवासी समाज को या उनकी परंपरा को समझने वाले डायरेक्टर्स
फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचेंगे, जब वैसे मीडिया हाउसेज में लोग पहुंचेंगे, जब अखबार में वैसे लिखने वाले लोग होंगे, जब समाज वैसा दबाव बनाएगा, और हमको इसी के लिए लगातार काम करना चाहिए। अब इसके बाद एक सवाल है कि आदिवासी एरिया में प्राइवेट कंपनियां धड़ल्ले से घुस रही हैं, पैसे के दम पर जल जंगल जमीन हड़प रही हैं, संविधान के नियम होने के बावजूद कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, उनसे कैसे लड़ें? सबसे पहले तो एकजुट होकर के लड़िए। दूसरा, अपनी बात को रखने के प्लेटफॉर्म्स बनाइए, अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, बाकी समाजों तक रखने के लिए अपने लोगों को तैयार करिए। तो पहले वो ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करिए जहां से आपकी बात बाहर निकल के जाए। दूसरा, अपने समाज के जो लोग अधिकारी हैं, जो लोग नेता हैं, जो लोग मंत्री हैं, उन पे सामाजिक दबाव बनाइए। तीसरा, समाज को एकजुट करिए। और चौथा, लगातार संघर्ष जारी रखिए। और चौथा, जो संवैधानिक अधिकार और कानून मिल चुके हैं, जो पेशा एक्ट में मिल चुका है, जो CFR में मिल चुका है, जो हमको संविधान के अंदर मिल चुका है, उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी सरल भाषा में अपने समाजों में पहुंचाइए और समाज के लोगों को उसके लिए खड़ा करिए। क्योंकि कोई इंडस्ट्री अगर किसी आदिवासी इलाके में लगेगा तो क्या वो हवा में लगेगा? वहां की जमीन पे लगेगा। और अगर आदिवासी समाज अपनी बात ठीक से बाहर के समाज पे ले जाएगा और जिस राज्य में वो रहता है तो उस राज्य के नेताओं पे दबाव बनेगा। कई सरकारें खुद भी करती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में जब सरकार आई तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने आंदोलन, जो कंपनी ने जमीन ले रखी थी आदिवासियों से, उसको वापस कर दिया बस्तर में। तो कई सरकारें स्वेच्छा से करती हैं, कई बार उन पर दबाव बनाना पड़ता है। पर हमको लोकतांत्रिक तरीकों को सीखना पड़ेगा। हो सकता है कि अगली बार कोई बातचीत इस बात पे हो कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों या अपने समाज के लिए कैसे लड़ा जाए, इस पे हमको बात करना है। संविधान के में ये बहुत कानून मोदी सरकार बदल रहे हैं। देश का संविधान एक सरकार बदल सकती है क्या? अच्छा, इस पे एक बहुत बढ़िया सवाल आपने उषा किरण जी पूछ लिया। देखिए, देश के संविधान में आर्टिकल 368 है। अनुच्छेद 368 का मतलब है कि भारत का संविधान समय समय पर बदला जा सकता है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। पर भारत का संविधान बदल के कोई उसकी जगह पे कोई बिल्कुल नई किताब रख देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत बनाया कि भारतीय संविधान में केवल वो बदलाव किए जा सकते हैं जो बदलाव भारतीय संविधान की मूल भावना से खिलाफ न हो। अब जब ये बात हुई कि संविधान की मूल भावना क्या है, तो संविधान की मूल भावना तय होगी संविधान को बनाने वाले लोगों ने उस समय उस आर्टिकल में या उस अनुच्छेद को लेकर के कैसी और क्या बहस की थी, उसको लेकर के उनके दिमाग में क्या आइडिया था। मैं इस बार दिल्ली गया था तो मैंने संविधान की पूरी बहस, संविधान में जितनी बहस हुई थी वो लाई है। संविधान की पूरी बहस हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में उपलब्ध है। मेरे पास हिंदी में है, मैं हिंदी पढ़ने में ज्यादा सहज हूं। तो संविधान की पूरी बहस 8 वॉल्यूम में इस तरीके से है। तो मैंने तो एक तो आपको ये बताया कि संविधान की किताब जिससे ये देश चलता है, तो ये संविधान की किताब हो गई जिससे ये देश चलता है, जो मेरे पास है। दूसरा ये हो गया कि जो संविधान की बहस है, यानी संविधान को बनाने वालों ने जो सोचा था कि अनुसूची 5 का आइडिया क्या होगा, 6 का आइडिया क्या होगा, आर्टिकल 244 में क्या होगा, मूल अधिकार क्या होंगे, संविधान में कैसे भारत को किस तरीके से चलाया जा सकेगा, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है और वो बहस है। तो जब भी कोई कानून ऐसा आएगा, जब भी कोई कानून ऐसा आएगा जो संविधान के खिलाफ होगा या जो संविधान के मूल तरीके को बदलेगा, तो उसका विरोध यहां से निकलेगा। अब आप कहेंगे उसका विरोध कैसे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अब कई लोग सुप्रीम कोर्ट की संस्था पे भी जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं उस पर एक शंका पैदा लोगों के मन में हो रहा है। तो देखिए, अगर संस्थाएं किसी देश में काम न करें तो फिर हम सबके पास केवल एक रास्ता है, वो रास्ता है आंदोलन का, वो रास्ता है सड़क का। जब हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे निकलने लगेंगे तो अपने आप सारे कानून और सारे नियम ठीक होने लगेंगे। एक बात मैं इसमें और जोड़ देता हूं कि जो संविधान है, अगर आप मान लीजिए कि कल नरेंद्र मोदी संसद में कोई बिल पास करवा दें और लिखें कि भैया हम ये पुराने वाले संविधान को नहीं मानते, हम नया वाला संविधान लाएंगे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि संविधान को संविधान सभा ने बनाया है और नरेंद्र मोदी या जितने सांसद विधायक चुन के सांसद जितने चुन के दिल्ली में संसद भवन के अंदर बैठते हैं, उनको भारत की जनता ने कानून बनाने के लिए चुना है, संविधान बदलने के लिए नहीं चुना है। तो जिस दिन किसी देश का संविधान बदला जाएगा या जिस दिन संविधान को बदलने की बात आएगी, उस दिन एक नई संविधान सभा के गठन की बात होगी और हिंदुस्तान के लोगों को
उन लोगों को संविधान बनाने के लिए चुनना होगा। ये जो लोग अभी संसद में बैठे हैं बहुमत प्राप्त करके, इनके पास संविधान को बदलने की शक्ति नहीं है। वो केवल और केवल संविधान सभा के पास हो सकती है। हम सबको इस बात को जानना चाहिए। गोपाल सिंह जी कह रहे हैं जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तो लड़ेंगे कैसे। एकदम ठीक बात है। छत्तीसगढ़ी में हम लोग कहते हैं पढ़बो लिखबो लड़बो रे, और अब तो कहते हैं कि जीतबो रे, कि पढ़ेंगे लिखेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और हाँ, तो आप कह रहे हैं कि आरएसएस और पूंजीपति देश चला रहे हैं। एक मेरी छोटी सी बात है, नेहरू कहते थे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो नेहरू ने कहा कि जब इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या में मजदूर हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी हैं, महिलाएं हैं और अलग अलग लोग हैं, तो ये लोग किसको चुनेंगे? ये लोग नेता भी इन्हीं लोगों को चुनेंगे। तो नेता भी मजदूर होगा, अल्पसंख्यक समाज से होगा, आदिवासी होगा और ऐसा होगा। पर क्या हुआ? हमारे लोकतंत्र को पैसे वाले लोगों ने, हमारे लोकतंत्र को ताकत से डराने वाले लोगों ने हाईजैक कर लिया, और सारे एलीट क्लास के लोग और सारे गुंडे किस्म के लोग और सारे हत्यारे बलात्कारी किस्म के लोग भी भारत की संसद में पहुंचने लगे। तो ये तो जनता को तय करना पड़ेगा हीरा जी, कि हम कब अपने लोगों को, कब अपने बीच के समाज के लोगों को चुनना शुरू करेंगे, कब हम उनको संसद में पहुंचाने का, कब हम उनको विधानसभा में पहुंचाने का सपना देखेंगे। और इससे हमको कोई रोक नहीं सकता है। बस हमारे समाजों में, हम लोगों में वो जागृति, वो चिंतन, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। ये हमारा प्रयास होगा। अच्छा, खुलकर बात हो रही है, बहुत सुंदर। अब आप आप मुझसे असहमति भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी तक जितना समझ पाया हूं मैं उस पर बातचीत कर रहा हूं। निजीकरण से देश बर्बाद हो रहा है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है। आरक्षण एक बहुत अपने आप में बड़ा विषय है, पर जैसा मैंने आपको बताया, आरक्षण का मतलब गरीबी दूर करना नहीं था। आरक्षण का मतलब सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना था। अगर कभी इस पे बातचीत करनी होगी तो हम और बातचीत कर पाएंगे। पर हाँ, ये सरकार उसके खिलाफ लोगों के दिमाग में एक गलत आइडिया पैदा कर रही है। जो समस्या की बात है उसके लिए जो लोग सही समझ रखते हैं, राज्य की, संविधान की, आम लोगों के जनजीवन की, पिछड़ेपन की, उनको इस पर बात करनी चाहिए। आदिवासियों की 5वीं अनुसूची आज तक जमीन पर लागू नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो अपना ये सलाहकार परिषद बना है, पता करिए कि आपके राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य कौन कौन है। अब बढ़िया एक समाज की बैठक बुलाइए और उसमें सबको अलग अलग तरीके से इनवाइट करिए, और इनवाइट करने के बाद समाज के साथ उनको बैठाइए और ठीक से उनसे सवाल जवाब करिए और कहिए कि इस बात को रखना शुरू करें। राज्यपाल को जाकर के ज्ञापन दीजिए, मीडिया में अपनी बात खुल करके रखना शुरू करिए, और इसको पहले राजनीति के केंद्र में बहस के रूप में सामने लेकर के आइए। उसके बाद इस पे जीत हासिल की जा सकती है। हर मुद्दे को इसी तरीके से तैयार करना पड़ता है। जैसे किसान का बिल बना, शुरू में लगा नरेंद्र मोदी या केंद्र की सरकार को कि ये बिल चालू हो जाएगा। एनआरसी सीए का बिल बना, उनको लगा कि ये बिल देश में लागू हो जाएगा। भारत के लोग सड़कों पे आए, भारत के लोगों ने जवाब दिया, भारत के लोगों ने कहा कि हमको ये कानून नहीं चाहिए था, अपना कानून अपने पास रखिए। उनको उसको रोकना पड़ा, उनको उसको वापस लेना पड़ा। ताकत तो हमारे बीच और आपके बीच में ही है। हमको उसी तरीके से उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और हमको लगातार इसके लिए अपने युवाओं को, हमको लगातार अपने बीच में महिलाओं को, हमको लगातार अपने समाज के लोगों को ट्रेन करने की, उनके साथ ऐसी चर्चाओं को करने के लिए, उनके साथ ऐसी गोष्ठियां रखने की इसकी ज़रूरत है। तब हम ये सब कर पाएंगे। और हमारे गोंडी भाषा में, हमारे अपने गोंडी भाषा में 25 लाख से ज़्यादा भाषा बोलने वाले हैं। अपनी लिपि होने के बावजूद अनुसूची में स्थान नहीं मिल रहा है। भाषा की अनेक वर्कशॉप के बाद शब्दकोश तैयार किया गया है, उसके बाद 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिल पा रहा है। इसको अब मुझे लगता है एक बार मैं तकनीकी तौर से फिर देखता हूँ कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। मेरी जितनी समझ होगी मैं आपसे साझा करूँगा, और हम प्रयास करेंगे कि भारत में और ऐसी भाषाएँ जो हैं उनको विलुप्त होने से, उनके साहित्य को ख़त्म होने से, उनके अपने दृष्टिकोण को, अपने देखने के तरीकों को ख़त्म होने से बचाया जा सके, और उनको 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया जा सके। यही लड़ाई छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को भी लेकर के है कि छत्तीसगढ़ी को भी उसमें शामिल नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इतनी विविध भाषा संस्कृति का देश है कि अगर कोई उन क्राइटेरिया को पूरा करता है, या किसी उसमें यदि वो प्रावधान है, तो उनको शामिल किया जाना चाहिए। हम सबको इसमें साथ मिलकर के प्रयास करने की ज़रूरत है। आज मध्य प्रदेश में, हाँ, मध्य प्रदेश में आप बता रहे हैं कि कोई संरक्षक हैं, वो आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको मेरा जोहार, उनको मेरी तरफ से खूब सारी ताकत।
हम सबको ऐसा करना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि सब पूंजीपतियों के इशारों पे हो रहा है। हम और आप तो पूंजीपतियों के इशारों पे नहीं है, हमारी संख्या करोड़ों में है। हमको ये समझना पड़ेगा और अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो तो चाहते ही यही है, वो तो पूरी दुनिया में यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ये करके हम जो है उस पर कंट्रोल बना लें। वो तो यही चाहते ही हैं। तो उससे तो हम मुलायम क्या कर रहे हैं, वो तो यही चाहते ही हैं। तो हमको उन चीजों को रोकना अपने लोकतांत्रिक तरीके से है। अपने आंदोलन को याद करिए, बिरसा का आंदोलन याद करिए, और जो आपके हमारे जो लोग रहे जिन्होंने हमको सिखाया है कि कैसे हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, हमको वहां से उनसे सीखना पड़ेगा, अपने इतिहास को जानना पड़ेगा, तब जाके हम लड़ पाएंगे। भाषा वाले सवाल कई लोगों ने पूछे हैं। अच्छा, जैसे इसमें राहुल लोदवाड़ जी ने पूछा कि हिंदी को नकारना होगा। हिंदी ने ही भारतीय भाषाओं का अतिक्रमण किया है। देखिए, हिंदी को लेकर के जो एजेंडा आरएसएस का, बीजेपी का है, वो बिल्कुल समस्या की बात है। पर एक बात ये समझिए कि इस हिंदुस्तान ने तो उस भाषा को अपनाया जिस भाषा को बोलने वाले लोग इस देश को 200 साल गुलाम बनाए थे। तो मैं कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई हिंदी के विरुद्ध, हमारी लड़ाई अंग्रेजी के विरुद्ध, हमारी लड़ाई किसी और भाषा के विरुद्ध अगर आप बनाएंगे तो आप अपनी लड़ाई कमजोर कर रहे हैं। हमारी लड़ाई हमारी भाषा को उनके बराबर का दर्जा देने की होनी चाहिए। हमारी लड़ाई हमारे समाज की, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को वो जगह दिलवाने की होनी चाहिए जहां उसको पहुंचाना है। तब हम और आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे। अगर आप इसको समाजों के बनाम बना देंगे कि आदिवासी समाज का विकास हिंदू समाज से लड़के होगा, तो ये व्यवस्था आपको कभी, आप इस व्यवस्था में लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आपकी ये व्यवस्था आपको कहीं पहुंचाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उस समाज की अपनी परंपरागत व्यवस्था है, आदिवासी समाज की अपनी व्यवस्था है। उसको अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लड़ना है, और उसमें उन लोगों का भी साथ ले लेना है जो हो सकता है हिंदू समाज के हो, जो हो सकता है ईसाई समाज के हो, जो हो सकता है बौद्ध समाज के हों, पर वो मानते हों कि आदिवासी संस्कृति और समाज एक विशिष्ट समाज संस्कृति है, उनको उनकी पहचान मिलनी चाहिए। और तब हम विभिन्न अलग अलग समाजों में अनेकता में एकता की उस जगह पे पहुंचेंगे। मेरा दृष्टिकोण ऐसा कहता है, आप मुझसे असहमत हो सकते हैं। अब राहुल लोदवाड़ जी ने कहा कि बिरसा और जयपाल ने क्या सिखाया। राहुल जी, हमें भगत सिंह ने, हमें बिरसा ने, हमारे जयपाल ने, हमारे वीर नारायण सिंह, हमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके सिखाए हैं। पर जिस देश में हम रहते हैं, अब जिस भारत में हम अब रहते हैं, वहां संविधान है, और उसके अंदर हम अपनी लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ पाएंगे, ये हमको समझना होगा। तो हमको लड़ने के लिए मीडिया खड़ी करने की जरूरत है, हमको लड़ने के लिए अखबार लिखने की जरूरत है, हमको लड़ने के लिए रैली करने की जरूरत है, मार्च करने की जरूरत है, आमरण अनशन पे बैठने की जरूरत है, सत्याग्रह करने की जरूरत है। पर हम लड़ने के लिए बंदूक, तलवार और तीर नहीं उठा सकते। हमको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हमारा काम हमारे अधिकार को प्राप्त करके उस देश को और मजबूत करना है। इस देश के जल, जंगल और जमीन को बचाना है। हमारा काम इस देश से लड़ना नहीं है। हम सब इस देश से प्यार करते हैं। मैं तो ये चाहता हूं, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि आदिवासियों को जब उनका अधिकार मिलेगा, आदिवासियों की जब संस्कृति की रक्षा होगी, तो सबसे ज्यादा खुश हमारे जैसे लोग होंगे, क्योंकि वो भारत से और जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, हमारे जंगल और बचेंगे, हमारे पर्यावरण और सुरक्षित होंगे, और अलग अलग समाजों को जानने, उनको देखने, उनको समझने का हमारा सुख और बढ़ेगा। हमको ऐसे सोचना है। इसलिए हम रास्ते तो केवल लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक ही अपना सकते हैं, और यही अपनाने चाहिए, क्योंकि उसमें लड़ाई हासिल भी होगी, हम जीतेंगे भी, और उसके बाद, जीतने के बाद हम उसको बनाए भी रख पाएंगे। हिंसा से यदि हमने कोई लड़ाई लड़ी, बंदूक से कोई लड़ाई लड़ी, तो हो सकता है कि किसी समय के लिए हम वहां पहुंच जाएं, पर वो स्थायी नहीं होगी, पर वो टिकेगी नहीं। हमको उसको टिकाऊ बनाना है, हमको अपने समाज को और 5000 साल लेकर के जाना है। इसके लिए प्रयास करना है, जो मेरी समझ कहती है। याकूब एस तिर्की जी कह रहे हैं कि जोहार विनय, कुनकुरी के लड़कों को थोड़ा ज्ञान दो। अच्छा, मैं भी वहीं से था, वहीं से निकला हूँ, वहाँ के दोस्तों से भी मेरी बातचीत होती है, वहाँ लौटूंगा तो वहाँ भी बातचीत करेंगे, और तकनीक के माध्यम से तो हम सब पहुँच ही रहे हैं याकूब भाई। जनजातियों से संबंधित अधिनियमों, कानून, प्रावधानों के अनुसार संघर्ष करने वालों को नक्सलियों का तमगा लगाकर कमजोर कर दिया जाता है। उसी स्थिति में क्या किया जाए, आपकी राय क्या है? अक्सर यही होता है, अभी कांकेर की घटना ताजा उदाहरण है। अच्छा देखिए,
अगर मैं बोलता हूं ना तो हम लोगों को अर्बन नक्सल और देशद्रोही बता देते हैं, अगर कोई और बोलता है ना तो जैसे आप बता रहे हो उसको नक्सली बना देते हैं। इसका एक ही तरीका है, किसी समाज को, किसी देश को बनाने के लिए सबसे पहले बलिदान की जरूरत पड़ती है। जो जिस स्तर का बलिदान कर पाए पहले उसके लिए तैयार हो। दूसरा, कभी भी कोई गलत काम, गलत बात मत करिए। बुराई से लड़ने का केवल एक तरीका है पूरी अच्छाई, बुराई से लड़ने का केवल एक तरीका है पूरी ईमानदारी, बुराई से लड़ने का, हिंसा से लड़ने का, ताकतवर लोगों से, बंदूक वाले लोगों से लड़ने का केवल एक तरीका है लोकतांत्रिक तरीका, लोकतंत्र में एकजुट होने का तरीका, और वो काम करता है। माखन लाल सोरी जी, अभी भी वो इस देश में काम करता है, बस हम लोगों को ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। और मैं जितनी ताकत से आपसे कह रहा हूं ना, ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूं कि इसको कैसे करेंगे, पर कई जगहों पे हम कर पा रहे हैं और हम आगे भी कर लेंगे। हमको अपने इतिहास से प्रेरणा लेनी है, हमको एकजुट होना है और सारे लोकतांत्रिक तरीके सीख लेने हैं। और लोकतांत्रिक दबाव काम आता है, आपको पता है। उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को अभी दूंगा, अंग्रेजों के समय का। आदिवासियों से संबंधित दोनों समितियों के अध्यक्ष गैर आदिवासी थे, एकदम ठीक बात, राहुल लोदवाड़ जी। जब भी किसी जगह पे ऐसा हो, वहां पे खुले तौर पे विरोध दर्ज कराना चाहिए कि आदिवासी समिति में, आदिवासियों की समिति में निर्णय यानी उत्तरदायित्व वाली जगहों पे गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आदिवासी से संबंधित मामले में केवल आदिवासी समाज के लोगों को रहना चाहिए, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। क्योंकि जब आप भूरिया कमेटी को देखेंगे, और जिस किताब की मैं आपको बात कर रहा हूं उसके एक मेंबर ब्रह्मदेव शर्मा जी हैं, हमको ये देखना होगा कि कौन किस व्यवस्था के साथ है, कौन सही के साथ है, कौन गलत के साथ है। पर जो निर्णय लेने वाला जो पद है या जो अध्यक्ष का पद होगा, वहां किसी आदिवासी समाज के जागरूक व्यक्ति को होना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है। कुछ लोगों ने धन्यवाद दिया है, कुछ लोगों ने बटेंगे तो शक्ति कमजोर होगी और बटने के बाद दिक्कत आती है। हमें तो संविधान ने बचाया, वरना ये राजनीति कब का विलुप्त कर देती। आपको केवल संविधान ने नहीं बचाया है, आपको आपकी जीवटता ने, आपको आपके पारंपरिक ज्ञान ने, और आपको आपके संस्कृति और तौर तरीकों ने बचाया है। आजा उइके जी, केवल संविधान ने नहीं, हाँ संविधान ने उसमें संरक्षण दिया। और बाद में क्या हुआ, अंबेडकर जी ने क्या कहा था? अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान कितना भी अच्छा बन जाए, पर ये कैसे काम करेगा ये इस पे तय होगा कि चुन के लोग, जो लोग चुन करके आएंगे वो इसको किस तरीके से लागू करना, या वो लोग किस तरीके के होंगे। तो हमको ऐसे लोगों को चुनने से बचना होगा, हमको ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी होगी। अब राहुल लोदगढ़ जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं उसका प्रसंग बताइएगा तो फिर इस पे बात करेंगे। तो अभी आज हम लोगों ने, मैंने आप लोगों से बातचीत करके कुछ सवालों की चर्चा की, कुछ के जवाब दिए। तो अब इसमें से किसी पर भी यदि विस्तार पे चर्चा करनी हो कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट के क्या क्या आधार, क्या क्या तरीके हैं, आदिवासी स्वशासन के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या प्रयास करने चाहिए, उसके विस्तार से अनुसूची 5-6 पे बात, पेशा या IFR CFR पे बातचीत, संविधान के अलग अलग प्रावधानों पर जो आदिवासियों से जुड़े हैं उस पर कोई बातचीत। यदि कभी ऐसा कुछ करना होगा तो आप उन सवालों को बताइएगा, गोंडवाना दर्शन के साथियों को बताइएगा, यदि ये अनुमति देंगे तो उस पर भी बातचीत करेंगे। पर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 100 से ज़्यादा साथी लगातार बने हुए थे, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे। यदि किसी सवाल का मैं ठीक से जवाब ना दे पाया हूँ तो मैं दोबारा देखूंगा वो सवाल, मैं आप लोगों तक दोबारा से उसके जवाब लिखकर या बताकर भेजूंगा। तो मुझे लगता है कि लगभग सारे सवाल भी मैंने कवर कर लिए और जितनी भी मुझे बात करनी थी वो ये थी। तो आप सबको सेवा, जय जोहार, जय बुढ़ादेव, आदिवासी जोहार और हूल जोहार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समाज एकजुट होकर के अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने जल जंगल जमीन के लिए भारत के संविधान के अंदर और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रहते हुए लड़ेगा। और हम लोग जो दूसरे समाजों से आते हैं वो पूरी ईमानदारी और भल मनसाहत के साथ उसके साथ खड़े हो सकेंगे। बस मेरी एक ही प्रार्थना और विनती है कि इस लड़ाई को हिंसा के रास्ते पे, इस लड़ाई को किसी समाज से लड़ के लेने के रास्ते पे मत जाइए। अपना संवैधानिक अधिकार संवैधानिक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त करने के लिए लड़िए। हम सब आपके साथ पूरी भल मनसाहत के साथ खड़े होने की हिम्मत करके खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और
गुणवाना दर्शन के इस पेज का, जिन्होंने मुझे बातचीत करने का मौका दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा, और आप सबको जोहार, और आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।